चलिए बच्चे, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए, एक नया चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम लिखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर का नाम लिखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिख लिए? हाँ सर, लिख लिए। अच्छा, ये जो चैप्टर है, हमको क्या सीखना है? पहले देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट सीखना है अपने को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब मैं बोल रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखना है। किसका सीखना है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, या बहुत जन इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। तो बात एक ही है। या फिर नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। भैया इतना नाम नहीं बोलना है, आप बताइए मतलब क्या है। तो पहले यही समझना है ना कि एनपीओ, शॉर्ट में हम लोग बोल देंगे एनपीओ। क्या बोल देंगे इसको? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनपीओ का मतलब क्या है? तो एनपीओ एक नाम से समझ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाए जाते हैं विथ एन ऑब्जेक्टिव। सर अर्निंग प्रॉफिट नहीं, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू सर्व द सोसाइटी एट लार्ज। क्या बोला? टू सर्व द सोसाइटी एट लार्ज। माने सोसाइटी को अलग अलग तरह का सर्विस देने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, एनपीओज आर फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजियन, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। मतलब कोई चीज को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसका काम होता है जिस मोटिव से बनाया गया है उस मोटिव को पूरा करना। उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जरा सा भी मोटिव उनका प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे सर, अगर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझना है तो जैसे क्या हो सकते हैं? स्पोर्ट्स क्लब हो सकते हैं, सोशल क्लब हो सकते हैं, लाइब्रेरीज हो सकते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो सकते हैं, चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, टेंपल हो सकता है, चर्च हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, मस्जिद हो सकता है। प्रोफेशनल बॉडीज, प्रोफेशनल बॉडीज जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, ठीक है ना? हाँ हाँ, आया ना मन में, जैसे ही आया ये सुने, सर अपना इंस्टीट्यूट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अपना जो इंस्टीट्यूट है वो क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है एडुकेशन प्रोवाइड करना। हाँ, देखने में नहीं लगता बाहर से, ठीक है, बोले जरा सा भी नहीं लगता भैया, हाँ, पर एक्चुअली में वो सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बात समझ में आया? तो एनपीओ क्या है भैया? एनपीओ वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बनाए जाते हैं विद अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, किंतु ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, प्रॉफिट छोड़ के। या कॉमर्स प्रमोट कर लो, या साइंस को प्रमोट करने के लिए, आर्ट को प्रमोट करने के लिए, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, चैरिटी करने के लिए, या कोई भी और पर्पस, किंतु प्रॉफिट कमाना उनका पर्पस नहीं है। बात समझ में आ गया? उनका मेन है, काम होता है कि जो जो ऑब्जेक्टिव से चालू किया, ऑब्जेक्टिव को फिनिश करें। अगर ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं, इनका जो प्रॉफिट आता है, क्या प्रॉफिट मेंबर्स लोग लेके जा सकते हैं? मतलब ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें मेंबर्स होंगे, नहीं समझा बात? तो मेंबर्स लेके जा सकते हैं? आंसर है नहीं। मेंबर्स को प्रॉफिट बांटा नहीं जाता। अगर वो प्रॉफिट कमाते भी हैं तो वो प्रॉफिट उनका ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए होता है। क्या करने के लिए? ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए। मैं एक आध एग्जांपल लेता हूं प्रैक्टिकल, तो शायद आपको समझ में आए। मेरा लाइफ का पहला जो एनपीओ समझने का था ना,
मैं वही एग्जांपल लेता हूं, मैंने पहली बार एनपीओ कब समझा। आपने ये देखा इस्कॉन टेम्पल्स कभी सुना? इस्कॉन टेम्पल्स, हरे कृष्णा टेम्पल्स। अभी इस्कॉन टेम्पल्स अपने है हर सिटी में, मोटा मोटी हर जगह ही है। मैं वो कलकत्ता का एग्जांपल लेता हूँ। कलकत्ता का यहाँ पर वो बालीगंज के आगे जाके वहां पर एक तो इस्कॉन टेम्पल है, ठीक है ना। मंदिर बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। अब ये जो इस्कॉन टेम्पल है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ सर, इनके यहाँ पर मंदिर में जो लोग लोग जाते हैं, अपना इंडियन स्टाइल है, अपने लोग भगवान को पैसा चढ़ा के आते हैं। वो जो पैसा का कलेक्शन हुआ वो तो एनपीओ कमाई तो है। अब क्वेश्चन है कि जो जो कमाई हुआ वो जैसे इच्छा वो लोग यूज कर सकता है? नहीं। तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कृष्णा अवेयरनेस फैलाने का। क्या ऑब्जेक्टिव उनका? हाँ, देखना वहां लिखता है क्या, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा कुछ लिखता है वो लोग वर्ड, देखना मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है। तो उसके ऊपर खर्चा करता है वो लोग, बहुत खर्चा करता है उसके ऊपर। अब वो लोग ना, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, लोग बहुत सारा काम करता है, चैरिटेबल वर्क। आप लोगों को पता होगा अपने यहाँ पर बंगाल में एक तो मिड डे मील वाला कॉन्सेप्ट है गरीब बच्चों के लिए। उनको क्या बोला जाता है कि अगर आप स्कूल आएंगे ना तो आपको एक टाइम का खाना मिलेगा। देखो, गरीब लोगों के लिए एक टाइम का खाना बहुत बड़ा होता है, बच्चे का खाना। तो वो बच्चे पढ़ें तो उनको लालच देने के लिए क्या बोला है, एक टाइम का मील देंगे। अब मील देंगे तो खर्चा लगेगा। तो इतने सारे स्कूल है, सारा स्कूल तो गवर्नमेंट अकेला नहीं संभाल सकता है। तो ये जो है ना इस्कॉन वाले, इन्होंने कई सारे स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है कि इनका डेली का खाना का पैसा हम लोग देंगे। अब जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, अब पैसा तो देना पड़ेगा वहां पर, बच्चा को खाना खिलाना है तो। अब एक एनपीओ पैसा कहां से लाएगा? लॉजिकली सोचो, एनपीओ है वो पैसा कहां से लाएगा? क्या किया है, ये लोग बिजनेस भी करता है। जैसे कि मैं ये वाला जो है बता रहा था इस्कॉन, अगर आप कोई गया वहां पर तो फर्स्ट फ्लोर में टेम्पल है, ग्राउंड फ्लोर में ना रेस्टोरेंट है। हाँ, गोविंदास बोल के रेस्टोरेंट है। मैं अपना बताऊं, देख मेरे को पहले तो इतना ज्ञान था नहीं। मैं गया था मंदिर ही, मैं मंदिर के नीचे देखा रेस्टोरेंट, उसका भूख लगा हुआ था, शाम का वक्त था। मैं सोचा चलो खा ही लेते हैं, और मेरे को कोई बोला था कि ये मंदिर का ही रेस्टोरेंट है। तो मेरे मन में क्या था, अच्छा मंदिर का है तब तो खाना सस्ता में मिलेगा। देख, मारवाड़ी आदमी सस्ता चीज हम लोग बहुत खोजते हैं कि जहां कम में काम समझ जाए, ठीक है ना। तो हम सोचे कि सस्ता में खाना मिलेगा। हम वहां घुस गए, घुस के मेन्यू भी नहीं देखे, विश्वास कर, क्योंकि भरोसा था कि खाना सस्ता मिलेगा। तो हम जाके ना ऑर्डर दे दिया। हम कभी भी आते हैं, एक तो हम बोले एक तो काली दाल ला दीजिएगा, एक तो कोई भी मिक्स सब्जी ला दीजिएगा, और दो ठो रोटी। हम थे और मेरे एक फ्रेंड था। बोला मेनू तो देख ले। बोले क्या मेनू देखना है, चल खा ले। खाने के बाद बिल आया, और जब बिल आया ना, तो बिल से जो दिल है ना वो दहल गया मेरा, क्योंकि मैं देख रहा था काला दाल 250 रुपया। हमें 250 रुपया, और वो एक सब्जी ला के दी तो उसका भी 250 रुपया करके, रोटी 50-50 रुपया। हम ली बाबा, ये तो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का दाम ले रहा है। और वो ना अंदर से बहुत सुंदर भी बनाया हुआ था, पूरा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के जैसे। अब उस दिन जब दिए ना, हम अपने मन में सोचे लूट रहे हैं। मन में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड क्या आया था, थोड़ा सा एक शब्द यूज करूंगा, थोड़ा स्लैंग है, साला लोग लूट रहे हैं। मन में एकदम आया, एक तो मंदिर चला रहा है, मंदिर के नाम पे रेस्टोरेंट खोला है, और साला लोग लूट रहा है। मन में आया, वो सब बुद्धि नहीं था। किंतु फिर जब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करने लगे, तब मैं समझ में आया कि एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन, सोचो इनका पैसा आता कहां से होगा। यही जो हम लोग डोनेशन देते हैं इनको, अब डोनेशन तो हमेशा नहीं आता है यार। अब जब डोनेशन नहीं आएगा, फिर भी ये लोग इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखे, पूरा कैसे करेगा? तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे बिजनेस कर लेते हैं। आपने देखा होगा, ये मंदिर के नीचे लोग स्टॉल भी लगा रखते हैं, अलग अलग चीज बेचते हैं, मूर्ति बेच रहे हैं, फोटो बेच रहे हैं, लॉकेट्स बेच रहे हैं, भगवान का अलग अलग चीज बेच रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं। और उसमें भी जब तुम लोग देखते हैं ना, छोटा सा भगवान का मूर्ति, बोलते हैं 500 रुपया। 50 रुपए का चीज नहीं है, 500 रुपया। पर ये लोग प्रॉफिट अर्न कर रहा है। बात समझिए, जो धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो लोग बोल के कर रहा है भाई हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। किंतु जो प्रॉफिट कमाता है, ये प्रॉफिट वो लोग घर लेके नहीं जाता है। ये प्रॉफिट किस में यूज करता है, इनका जो पर्पस है उस पर्पस में वो लोग यूज करता है। इनका पर्पस जो है गरीब बच्चों को खाना खिलाना, कृष्णा अवेयरनेस फैलाना, अलग अलग चीज, ये सब में ये लोग यूज करता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बात क्लियर हो रहा है? मैं प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगली बार कभी एनपीओ देखें तो मतलब मन से गाली गलौज ना निकालें, समझ जाए हाँ ठीक है कमा रहा है, बट इसका पैसा अच्छा काम में यूज होगा। मतलब बात समझ में आ गया?
पक्का? तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखें एक बार फट से। तो लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1। बोलिए सर। प्लीज सर्च गूगल। अभी मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं वहां से बहकना नहीं चाहता, इसलिए बोले उसको पहले चेक करने दें। लिखिए पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ एनपीओ। लिखिए सर, मीनिंग ऑफ एनपीओ। एनपीओ, अब अंसारी जी दुखी हो जाएंगे तो उनको आंसर दे ही देते हैं। मैं एक लाइन बोलूंगा, इतना ही समझ जाना। एनजीओ इज अ टाइप ऑफ एनपीओ। एनपीओ का अम्ब्रेला बहुत बड़ा है, उसमें एक पार्ट एनजीओ है। ठीक है, अब आगे तुम खोज ले, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा तुम। देखो, एनपीओ रेफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशन विच कोलोन, पॉइंट नंबर ए, are formed for the purpose of promoting। क्या क्या प्रमोट कर सकते हैं? कुछ भी सर, कुछ भी, बस प्रॉफिट छोड़ के कुछ भी। कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजियन, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट, और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। सेकेंड में लिखो बी में, इंटेंड्स टू स्पेंड, जो पैसा कमाएगा कहां खर्चा करेगा? स्पेंड देयर इनकम, कमा लिया इनकम तो कहां खर्चा करेगा? इन प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्टिव। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए एनपीओ बनाया गया है उस ऑब्जेक्टिव पे खर्चा करेगा। मतलब आज एक तो शर्ट खरीदने का मन हो रहा है बढ़िया वाला, एक तो नया कपड़ा खरीदना है, आज स्पा में जाना है, वो सब नहीं चलेगा। ठीक है ना? तीसरा, prohibits the payment of any dividend to their member। ये जो प्रॉफिट कमाता है ये प्रॉफिट अपने मेंबर लोगों में बांटा नहीं जा सकता। लिख ले मेरे साथ, एग्जाम्पल्स ऑफ एनपीओ। लिख रहे हो ना सब कोई? हाँ, लिखते रहना सर। एग्जाम्पल्स ऑफ एनपीओ, तो मैंने बोला स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, और क्या हो सकता है? सोशल क्लब हो सकता है कोई। लाइब्रेरीज, जानते हो ना लाइब्रेरीज एनपीओ होते हैं बहुत सारे। पेड लाइब्रेरी भी होते हैं और बहुत सारे फ्री लाइब्रेरी होता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है फ्री में, वो बैठ के पढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद होता है चैरिटेबल हॉस्पिटल, बहुत सारा चैरिटेबल हॉस्पिटल होता है। इसके अलावा चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी होता है, टेम्पल्स भी होते हैं, चर्चेज होते हैं। ये सब तो हमेशा गुरुद्वारा भी हो सकता है, मस्जिद, इंग्लिश में लिखना है तो मॉस्क भी लिख सकते हो, बात एक ही है। एंड इसके बाद वाला ही चीज दिल दहलाता है, एंड प्रोफेशनल बॉडीज। एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड सर, ये देखते ही तो मतलब विश्वास ही नहीं होता है। आगे लिखो। हाँ लिखना, जरूर लिखना। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एसेट्रा एसेट्रा। होता है ना चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये सारा चीज ये भी आ जाएगा। वो है, मन की आंखों से देखो डी भी दिखेगा। बॉडीज। वो बच्चा बोल रहा है भैया बॉडीज का स्पेलिंग में आपका डी नहीं है। हाँ तो डी कंपनी को लाने का जरूरत क्या है, जितना दूर रखो अच्छा है। लिख लिया? मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तक। अब थोड़ा सा लिख लो, पहले लिख लो उसके बाद करते हैं। हो गया? अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके पूरा एनपीओ का थोड़ा सा चीजों को और अच्छे से थोड़ा गहराई से समझने का कोशिश करते हैं। पर इस एग्जाम्पल में आपका पार्टिसिपेशन भी जरूरत है, ठीक है ना? मान लो हम लोग सब मिलके सोच रहे हैं कि हम लोग अपने, देखो वर्ड देखना, पाड़ा। पाड़ा समझते हैं? बंगाल में रहने वाला पाड़ा समझता है, लोकेलिटी, ठीक है इंग्लिश में, जो लोग नहीं समझते हैं। हम लोग अपने पाड़ा में एक तो क्लब खोलने का फैसला लिए, समझ रहे हैं ना? बंगाल है, क्लब नहीं होगा तो चलेगा कैसे? हम लोग क्लब खोलने का फैसला लिए, ठीक है सर। अब इस क्लब का नामकरण करना था, तो हमने इस क्लब का नाम सोच लिया। क्या नाम है? आमरा सौबाई क्लब। समझ रहे हैं ना? ठीक है। अब ये जो क्लब बनाए हैं, इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव था गरीब जितने लोग हैं उनको फूडिंग एंड मेडिकेशन देने का। अब मोटिव डिसाइड किए भैया, हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ कि गरीब आदमी लोग को ऐसा भी सिचुएशन में खाने पीने में काफ़ी दिक्कत है, उनको 3 तो छोड़ो, एक टाइम का खाना ठीक से नहीं मिलता है, तो हम लोग उनको खाना देने का सोच रहे हैं। और जो इतना बीमारी चारों तरफ फैल रखा है, तो उनके लिए दवाई पानी का खर्चा भी हम लोग देंगे। इस मोटिव से हमने क्या चालू किया? एक क्लब, जिसका नाम क्या रखे? आमरा सौबाई क्लब। ठीक है सर। अब ये जैसी क्लब बनाए हैं सर, अब इस क्लब में बनाए कुछ नियम कानून रखे। क्या नियम कानून है भैया? नियम है कि जैसे ही आप क्लब में आप मेंबर बनेंगे, क्लब में तो आपको क्या बनना है? मेंबर बनना है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ हाँ, क्लब में जैसे ही आप लोग मेंबर बनेंगे तो रूल सिंपल है। आप जैसे ही फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे क्लब, तो आपको देना पड़ेगा एडमिशन फीस। स्कूल में एडमिशन लेते तो एडमिशन फीस देना पड़ता है ना, तो क्लब में भी फर्स्ट टाइम एडमिशन फीस देना पड़ेगा 1000 रुपया। कितना रखें? 1000 मेंबर बनने के लिए। और अगर आपको मेंबरशिप कंटिन्यू रखना है, जैसे स्कूल में हर महीना की महीना फीस देते थे आप लोग, तो यहां पर क्लब में भी देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, सुना होगा ये वर्ड, काफी कॉमन है। तो आपको देना पड़ेगा क्या चीज? सब्सक्रिप्शन। एकदम छोटा सा अमाउंट रखें, 100 रुपीज पर मंथ। हर महीना कितना रुपया? 100 रुपया करके आप लोग दोगे। क्या चीज दोगे? सब्सक्रिप्शन। नहीं तो पैसा कहां से आएगा भाई? थोड़ा सा फ्लो तो बनाना पड़ेगा, गरीब लोग को हेल्प करना है, पैसा चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो भैया सब्सक्रिप्शन का भी हिसाब किताब रख लिए। अब समझो जैसे ही बोल रहे हैं, मान लो 1000 मेंबर आज ज्वाइन करते हैं, तो 1000 मेंबर से एडमिशन फीस का पैसा आना चालू हो गया। अब महीना की महीना उनसे सब्सक्रिप्शन आना चालू हो गया। तो जैसे ही पैसा आ रहा है, इस पैसा को यूज करके हम दवाई खाना खरीदेंगे, गरीबों को देंगे, तो पैसा कैश आ गया ना। तो कैश का तो हिसाब रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है पहला, लॉजिकली सोचना, रटा रटा बात मत बोलना बचपन का। अगर कैश का हिसाब रखना है, तो कैश का हिसाब रखने के लिए अपने लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? बचपन से कैश अकाउंट बनाते हैं।
या सिंपली कैश बुक भी बोल सकते हो, बात एक ही है। तो इसका मतलब समझो, एक बात तो श्योर है कि एनपीओ को भी कैश बुक तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो अब एनपीओ बनाएगा अपना क्या चीज, कैश बुक या कैश अकाउंट बोल लो। अब क्वेश्चन आ रहा था कि भैया कैश बुक तो बनेगा, किंतु कैश बुक बनाएगा कौन? तो आप लोग सब मिलके, मेंबर लोग मिलके डिसाइड किए कि अपने ग्रुप में सबसे बड़े तो भैया ही हैं, और भैया को थोड़ा मोड़ा अकाउंट्स आता है, तो एक काम करते हैं, इनको ही कैश बुक बनाने का दायित्व दे देते हैं। तो तुम लोग मेरे से आके पूछा, भैया क्या हमारे यहाँ जो एनपीओ है इसका कैश बुक बनाने का दायित्व आप रख सकते हैं? मैं बोला हाँ दे दे, मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहता है, मैं बना दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कैश बुक बनाने बैठा मैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैश अकाउंट का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। तो हम पता करेंगे कि पहले से कोई बैलेंस था कि नहीं था, वो लिखेंगे। जैसे जैसे पैसा आएगा वो लिखेंगे। जैसे कि मान लो तुम एडमिट हुआ कोई आज मेंबर, तो एंट्री क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एडमिशन फीस। तो हम यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, एडमिशन फीस। जैसे कोई मेंबर आएगा उसके नाम से लिखेंगे। फिर से एक मेंबर आया, कैश अकाउंट डेबिट टू एडमिशन फीस। फिर एक मेंबर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एडमिशन फीस, लिखना चालू किए। अब जो मेंबर है महीना की महीना मुझे क्या दे रहा है, सब्सक्रिप्शन। तो जैसे कोई सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो मैं लिख रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। फिर कोई देगा कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आना चालू हो गया। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनका और कमाई क्या होता है जानते हो, डोनेशन। क्योंकि ये लोग सही मायने में किस पे चलता है, डोनेशन पे चलता है। और मैंने क्लब का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि यहां पर अभी जितने बच्चे बैठे हैं सब बंगाल में हैं, तो क्लब का कॉन्सेप्ट तो बच्चे जानते हैं। और डोनेशन तो सबको देता है। क्या होता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, मेरे जो सेम मेंटालिटी के लोग होंगे ना, वो लोग हेल्प करने आगे आते हैं। जैसे हम लोग का क्लब का काम क्या है, गरीबों को हेल्प करना, उनको खाना देना और क्या देना, दवाई देना। तो ऐसे और बहुत सारे मेंटालिटी के लोग होंगे जिनको करने का मन है किंतु कर नहीं पा रहे हैं। तो वैसे लोग क्या करते हैं, ऐसे क्लब्स को आके पैसा देते हैं, भाई ठीक है तुम लोग अच्छा काम कर रहे, ले पैसा इससे कर काम, तो डोनेशन आएगा। और तुमको पता है बंगाल में है, दुर्गा पूजा में दीदी भेजती है पैसा क्लब को, वहां से भी पैसा आएगा। हाँ तो वहाँ 50,000 को पता भी है अमाउंट, बड़ा क्लब है तो ₹1,00,000, छोटा क्लब है तो 50,000 मिलना ही है। तो वही बोल रहा हूँ, तो मेरे पास डोनेशन आएगा तो मैं लिखूंगा जितना बार डोनेशन कोई देगा तो मैं कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन डोनेशन करके एंट्री मारना चालू कर दूंगा। बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा सुनो, अब क्लब खो रहे हैं, रास्ते पे खड़े होके तो काम नहीं कर रहे होंगे, तुमको पता है छोटा सा जगह लेना पड़ता है जहां बैठे होगा सब मेंबर लोग। तो जगह लिए तो उसका क्या लगेगा, भाड़ा। तो हर महीना के महीना रेंट निकलता है, तो रेंट तो खर्चा है, खर्चा तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो मैं रेंट रेंट करके लिखना चालू किया। अब 2 आदमी भी रखे क्योंकि क्लब में भी तो काम वाम है इतना सारा यार, झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा, ये वो इधर उधर का। तो 2 स्टाफ रखे थे, तो 2 स्टाफ को सैलरी भी देना पड़ता है। तो जब भी सैलरी देते हैं उनको, तो भाई सैलरी करके एंट्री करते होंगे। बात समझो, पेमेंट हो रहा है, पेमेंट पैसा जा रहा है, ठीक है ना। गरीब लोग के लिए वो खाना खरीद रहे हैं, मेडिसिन खरीद रहे हैं, तो वो सब में पैसा जाएगा। साल भर का खाना मेडिसिन एक दिन में खरीद लेंगे क्या, नहीं, जैसे जैसे जरूरत होगा वैसे वैसे खरीदेंगे। तो जितना बार होता होगा हम उतना बार करते होंगे, मेडिसिन मेडिसिन करके एंट्री। अच्छा, क्लब में जब बैठे हो तो ऐसा तो नहीं चटाई बिछा के जमीन बैठ गया होगा, चेयर टेबल भी लाके रखे होंगे थोड़ा सा। तो अगर चेयर टेबल लाके रखे हैं तो वो फर्नीचर खरीदे होंगे, तो बाई फर्नीचर। क्लब है और टीवी ना हो कैसे चलेगा, नहीं तो मैच कहां देखेंगे, भूल कैसे सकता है तुम लोग, समझ रहा है ना भाई। एक तो क्रिकेट का मैच देखना है, सारा वर्ल्ड कप देखना पड़ेगा। और बंगाल में फुटबॉल का बात नहीं हो, चलेगा नहीं, फुटबॉल है 100 मैच देखते हो अभी। और वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड तो सबका फेवरेट टीम बैठा, और भी बहुत जन का बहुत सारा टीम है, पर बंगाल में जनरली यही टीम फेवरेट होता है, हम देखे हैं। तो वो उसके लिए टीवी लगाएंगे, मतलब वो भी एक एसेट खरीद के लाएंगे, बोलो हाँ कि ना। अब इस तरह से सारा चीज चलता रहेगा, लिस्ट का तो कोई कमी नहीं है, सब चलता रहेगा। और लास्ट में जाके एंड में क्या करेंगे, बाई बैलेंस कैरिड आउट। अब सोच के देखो, ये काम तो हो रहा है। इसके अलावा फिर एक और बात था कि कैश का हिसाब तो मैं रख दूंगा। अब सच्ची में कैश आ रहा है तो कैश भी तो किसी को रखना पड़ेगा, बात समझो। तो तुम लोग को ये भी टेंशन है भी, अब कैश जैसा चीज कौन रखेगा। तुम लोग सोचा चलो अपने ग्रुप में सबसे जो बड़ा है उसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो अपने ग्रुप में सबसे बड़ा कौन था, हम। तो तुम लोग मेरे को बोला भैया आप इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, ट्रेजरर बनेंगे भैया, आप पैसा रख लेंगे। हाँ बोलते हैं ना इंग्लिश में, ट्रेजरी नहीं तो बोलते हैं उसको, हाँ जब पैसा रखता है। हम बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग मेरे को कैश भी संभला दिया। तुम लोग बोले भैया कैश ठीक से रखेंगे, हम बोले तुम भूल जाओ पैसे के बारे में, देखिए मैं एकदम अपना जैसा रखूंगा।
बोले नहीं नहीं अपना नहीं है, मतलब क्लब क्या? बोला हाँ हाँ क्लब का ही है, कोई बात नहीं, मतलब टेंशन भूल जाओ, दो और भूल जाओ बस। बोले ठीक है। अब कुछ टाइम बीत गया, मान लो 1 साल ही बीत गया। अब तुम लोग अपने मन में सोच रहे हैं भैया का अकाउंट्स तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है भैया का अकाउंट्स तो, और मजा का बात है इस इंसान के हाथ में अकाउंट्स भी आ गया और कैश भी आ गया। कल को अगर ये आदमी कुछ करता है तो पकड़ में भी नहीं आएगा, क्योंकि कैश इसके हाथ में है। क्या पता पर्सनल की यूज कर रहा हो और यहां पर कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहा हो तो। अब तुम लोग, ये बात तुम लोग के मन में आ चुका है। अब तुम लोग डायरेक्टली आके मेरे मुंह पे तो बोल नहीं सकता कि भैया आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब तुम लोग मेरे पास डरते डरते हैं, बोले भैया अकाउंट्स ठीक से रखे हैं ना? बोला हाँ हाँ सारा एंट्री कर रहे हैं, तुम टेंशन ही मत ले, अकाउंट्स को लेकर टेंशन ही मत ले। बोले भैया कैश भी आपके पास ठीक से है ना? हम बोले थे ना हमको दो और भूल जाओ, मतलब हम अपने जैसा ही रख रहे हैं, एकदम बहुत अच्छे से रखें, तुम टेंशन मत लो। बोले वो सब तो ठीक है भैया, एक्चुअली सारा मेंबर्स लोग एक बात बोल रहा था। हम बोला हाँ बोलना। बोला हम लोग चाहते हैं कि ये जो आप कैश बुक बनाए हैं ना, हम लोग वो देखना चाहते हैं सारे मेंबर्स लोग। मेरे दिमाग में भी आ गया देखना है। हम बोले हाँ ठीक है देख लेना, कब देखना है तुमको? आई डोंट माइंड, तुमको जब देखना है तुम देख लेना। बोलो भैया कमिंग संडे आप फ्री हैं क्या? सुबह, ज़्यादा नहीं भैया 10 से 11 बजे तक, 1 घंटा लगेगा। बोला हाँ ठीक है आ जाओ, हम मैं कैश बुक लेके आ जाऊंगा क्लब में, तुम लोग भी पहुंच जाना, तुम लोग चेक कर लेना तुमको क्या चेक करना है क्या देखना है। बोला हाँ भैया थोड़ा सा बस हिसाब समझ लेंगे आपसे कि आगे का प्लानिंग वालिंग कर लेंगे, अब मुंह पे बोल नहीं सक रहा तुम लोग। ठीक है। अब समझो संडे को हम भी क्लब पहुंचे कैश बुक लेके, तुम लोग सबको आया। अच्छा अपना ये कैश बुक का साइज कितना होगा? 1 पेज का होगा कि 2 पेज का होगा? डिपेंड क्या करता है यार, सोचो मैंने तो पूरा एग्जांपल दे दिया, सोचो 1-2 पेज में तो नहीं होगा। अब मैं समझाता हूं, अभी मैंने बोला था याद है 1000 मेंबर ज्वाइन किए, तो 1000 मेंबर 1000 रुपया करके एंट्री दियोगे, तो 1000 एंट्री तो एडमिशन फीस का ही होगा, 2 एडमिशन फीस 2 एडमिशन फीस 2 एडमिशन फीस 2 एडमिशन, 1000 एंट्री होगा। अब सोचो सब्सक्रिप्शन हर महीना देता है, एक मेंबर 12 महीना का देगा तो उसका एक मेंबर के लिए 12 एंट्री होना चाहिए कम से कम। और हमारे पास कितने मेंबर हैं? 1000, तो 12000 एंट्री तो इसी का होगा, समझ रहे हो? डोनेशन आया होगा साल भर में कम से कम 100 आदमी डोनेशन दिया होगा, तो 100 एंट्री उसका भी होगा। रेंट पे कर रहे हैं हर महीना के महीना, तो 12 एंट्री तो रेंट का भी होगा। 2 स्टाफ रखे थे, 12 महीना सैलरी देंगे, तो 2 स्टाफ का 24 एंट्री तो उसका ही होगा। मेडिसिन खरीदे होंगे कम से कम हजारों बार जा जाके, जो भी गरीब आता होगा उसको हेल्प करने के लिए मेडिसिन खरीदवाते होंगे, फूड खरीदते होंगे डेली का डेली। बिजली का बिल देना पड़ता होगा, क्योंकि भाई तुम क्लब खोल के बैठे हो, बिजली का बिल आता होगा तुम्हारा। मेरा बात समझ में आ रहा है? अब जब सब क्लब में मेंबर लोग आते हैं शाम को आने के बाद थोड़ा चाय होवे ना, समझ रहे ना, क्लब में होता ही है, चाय चलेगा, दूध चाय जगह शुद्ध चाय, एक तो बिस्किट होवे ना, समझ रहा? नहीं सॉरी बिस्किट नहीं, बिस्कुट होवे ना, एक तो बिस्कुट, सॉरी बिस्कुट होवे ना, तो चाय बिस्कुट तो होवे ही, समझ रहा मेरा बात? तो ये सब का रोजमर्रा का खर्चा सोचो कितना सारा एंट्रीज हो जाएगा। मेरा तो कैश बुक का साइज मेरे हिसाब से तो कम 500 से 1000 पेज के बीच में होगा, साइज मोटा हो जाएगा यार। अब मैं यही मोटा बुक तुम लोग के सामने लाके पटक दिया 10 बजे, हम बोला देख लो 1 घंटा में जो देखना है, फिर मेरे को काम है, हम निकल जाएंगे, मेरा क्लास है। अब एक बता, तुम लोग सब मेंबर लोग जमा हो गया, कैश बुक लेके तुम लोग चेक करने का कोशिश कर रहा है मैं क्या घपला के हूं निकालने का। 1 घंटा में खोज लेगा, 1 घंटा में 10 पेज भी नहीं देख पाएगा ठीक से तुम। अच्छा 1 घंटा क्यों, चलो मैं तुमको 5 घंटा दे दूं, तभी भी तुम खोज के निकाल देगा गलती? मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा कैश बुक चेक कर पाना इतना आसान बात नहीं है। तो अब तुम लोग जब देख लिए 1 घंटा बाद मेरे पास आया, बोला भैया बनाए तो अकाउंट्स बहुत अच्छा है, बस एक तो हेल्प करेंगे भैया। हम बोला हाँ बोलना। बोला एक काम कीजिए ना, ये कैश बुक को ना एकदम छोटा करके बना के दीजिए। हम बोले छोटा करके मतलब? बोले एकदम छोटा कर दीजिए, 1 पन्ना में बना दीजिए। हम लोग क्या करें, जेरोक्स दुकान में जाके मिनी जेरोक्स लेके आए क्या, जो तुम लोग एग्जाम में लेके जाता था? बोले नहीं भैया मिनी जेरोक्स के बाद थोड़ी ना बोल रहे हैं, नहीं मिनी जेरोक्स नहीं बोल रहे हैं, छोटा कर दीजिए, समरी बना के दीजिए इसका। हम लोग कैसे समरी करें समझा? बोले भैया आप ना कैश बुक ऐसे टी शेप में बना लीजिए अपना। हम बोले हाँ बना लिए।
बोला पहले आप एक काम कीजिए, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस पता कर लीजिए, आपका कैश बैलेंस बैंक बैलेंस कितना है। हम बोला हाँ कर लिया। फिर बोला भैया देखिए जैसे कि एडमिशन फीस है। हम बोला हाँ। बोला आपके बुक में तो 12,000 एंट्री है ना, हमको 12,000 एंट्री नहीं चाहिए। आप एक काम करो, एक बार लिखो टू एडमिशन फीस। अब ये 12,000 एंट्री का टोटल फिगर पता कर लो, टोटल ज्वाइन कर लो सबको। नहीं समझा मेरा बात? तो जितना रुपया आया वो टोटल अमाउंट एक बार में लिख दो यहां पर। ऐसे ही आपका सब्सक्रिप्शन का एंट्री है, हजारों हजारों एंट्री है, मुझे हजारों नहीं चाहिए। आप एक बार लिखो टू सब्सक्रिप्शन और टोटल कर लो ना, साल भर में टोटल कितना सब्सक्रिप्शन आया करके यहां लिख दो ना सर। अब आपके पास 100-200 आदमी लोगों पर डोनेशन दिया साल भर में, या उससे ज्यादा ही दिया है, तो मुझे वो 100 एंट्री, 200 एंट्री, 500 एंट्री नहीं चाहिए। आप एक तो लिखो सर टू डोनेशन करके बस खत्म करो सर, टोटल बता दो कितना साल भर में डोनेशन आया। समझ में आ रहा है मेरा बात? ऐसे ही मान लो क्रेडिट साइड में गए, रेंट दिए, आप मैं साल में 12 बार रेंट दिए, 12 एंट्री होगा, मुझे 12 एंट्री नहीं चाहिए। आप लिखो बाई रेंट, टोटल 12 महीना में कितना रेंट पे हो गया वो लिख दो। आपने सैलरी का 24 एंट्री मार रखा है बुक में, मैंने देखा सर, आप 24 एंट्री में दिखाओ, बाई सैलरी लिखो, टोटल कर लो साल भर में कितना सैलरी दिया लिख दो। आपने फर्नीचर धीरे धीरे करके खरीदा, एक बार चेयर लाया, एक बार टेबल लाया, जैसे जैसे पैसा लाया ठीक है, टोटल करो भैया, टोटल टोटल करके बता दो ना भैया। और ये सारा जितना हो जाएगा फिर लास्ट में तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये ऐसा समरी बना के दे दो भैया। बना दोगे क्या? मैं बोला हाँ बना दूंगा, क्या दिक्कत है। अब एक बात दिमाग लगाओ, अगर मैं इस तरह से एक समरी बनाऊं कैश बुक का, तो कैश बुक का साइज उतना ही बड़ा रहेगा कि अब छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, आराम से एक पन्ना में हट जाएगा। अरे एक नहीं होगा, 2 पन्ना हो जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं रहेगा। अब ये वाला अगर मैं किसी को दूं कि भाई घंटा भर में चेक कर, तो चेक करना तो आसान हो जाता है ना। करेक्ट, एकदम समझ में आ रहा सबको? हाँ सर। बस यही जो समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक है ना, इसी को एनपीओ वाला लोग बोलता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या नाम दे दिया? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो अगर कोई पूछेगा भैया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, तो मैं बस एक ही बोलूंगा, इट इज द समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक। बात समझ में आया? तो व्हाट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट? इट इज द समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक। आगे आगे सुनो, इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड इट एंड्स विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। समझ में आ रहा है? आगे सुनना ध्यान से, ऑल द रिसिप्ट्स, जो पैसा आया है, ऑल द रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल द पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। बोलो सारे बात समझ में आ रहा है? धीरे धीरे सर, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, समझ में आ रहा है? अगला बात, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ना बच्चे, हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों आइटम रिकॉर्ड करते हैं। बचपन में शायद, मैं उम्मीद करता हूं क्लास 11-12 पढ़े होंगे, तो आपने सुना होगा वर्ड कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। जानते हो कैपिटल आइटम्स मतलब सीधा बात ऐसे बोल देते हैं फिक्स्ड एसेट वगैरह, और रेवेन्यू मतलब रोज का आने जाने वाला। जैसे एग्जांपल में, जैसे रेंट का खर्चा हर महीना लगता है ना, रेवेन्यू आइटम है। सैलरी क्या आइटम है? रेवेन्यू। किंतु फर्नीचर एसेट खरीदने कौन सा आइटम है? कैपिटल आइटम है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के, दोनों नेचर के आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बन रहा है ना, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। क्या बोला वर्ड? कैश बेसिस। कैश बेसिस समझते हैं कि कैश का आना और कैश का जाना, कौन से साल का इससे मतलब नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मेरा कोई मेंबर जिसका सब्सक्रिप्शन पिछले साल का बाकी था, पर वो अगर इस साल दिया है तो वो भी रिकॉर्ड होगा। इस साल का अगर कोई सब्सक्रिप्शन दिया है वो भी रिकॉर्ड होगा। अगर मान लो कोई मेंबर एडवांस में अगले साल का इस साल दे दिया है तो वो भी रिकॉर्ड होगा। मान लो सैलरी का खर्चा है, अगर कोई स्टाफ का सैलरी पिछले साल का बाकी है, इस साल पे किए हैं, तो वो भी रिकॉर्ड होगा। इस साल का सैलरी इस साल पे करोगे वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर कोई स्टाफ एडवांस ले गया, मेरा बात समझा, एडवांस ले गया अगले साल का इस साल, तो वो भी रिकॉर्ड होगा। तो इसको कौन सा बेसिस बोलते हैं? कैश बेसिस बोलते हैं। ठीक है सर, समझ में आया? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अभी तक हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में क्या क्या पॉइंट पढ़ा।
रिसिप्ट्स एंड पेमेंट क्या होता है? इट इज अ समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक. It starts with opening cash and bank balance and it ends with closing cash and bank balance. All the receipts are recorded on debit side. All the payments are recorded on credit side. Both capital and revenue nature items are recorded here. It is prepared on which basis? कैश बेसिस में रिकॉर्ड होगा. और हाँ, एक और बात, इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं होता है क्योंकि एक पीरियड स्टेटमेंट है. क्योंकि मैं समरी बना रहा हूं ना भाई, डेट तो तभी बैठा सकते हैं जब पर्टिकुलर तारीख पता हो सब चीज का. यहां पर आपको क्या पर्टिकुलर तारीख थोड़ी ना बनाना, मैं तो समरी बना रहा हूं. तो क्योंकि समरी है, ये एक पीरियड स्टेटमेंट बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? पीरियड स्टेटमेंट. क्योंकि ये पीरियड स्टेटमेंट है इसलिए इसमें कोई डेट कॉलम नहीं आता कभी भी. इसलिए इसके ऊपर जब लिखते हैं ना हम लोग ऐसे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, माने पूरे साल का हिसाब है इसके अंदर. हम लोग बोलना चाहते हैं फॉर द ईयर एंडेड मतलब पूरे साल का, एक पीरियड का हिसाब है, इसलिए इसमें कोई डेट कॉलम लिखने का जरूरत नहीं है. बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? कोई खास दिक्कत तो नहीं है? अब ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स तो हो गया सर, बन गया मान लो. अब तुरंत तुम बोलता भैया सुनिए ना, जब आप इतना दूर मेहनत किए हैं एक और काम कर लीजिए. मैं बोला हाँ बता ना क्या करना है, बता बता अभी कर देता हूं. बोला भैया एक काम करो ना, अब एक तो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो और बना के ना पता करो हमारे एनपीओ का नेट प्रॉफिट कितना है और नेट लॉस कितना है. जैसे तुम ये बात बोला ना मेरे को, हमको आ गया बहुत जोर से गुस्सा. हमारे छी, तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द निकले भी कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम लोग? भूल गए एनपीओ स्टार्ट किया था प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट किया था. छी 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 छी, तुम पीएल बोल के एकदम बता ही दिया, एकदम गया गुजरा आदमी है. दुनिया के बारे में तुम्हारे को कुछ भी नहीं है सर. मेरा बात समझ में आ रहा है? तो बोला भाई क्या बनाएंगे? मैं बोला कि मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा. क्या बनाऊंगा? कुछ नहीं है, पीएल अकाउंट ही है, बस नाम चेंज किए, इज्जत पे लग रहा है इसलिए. ठीक है ना? बोलो बात समझ में आ रहा है ना? ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या हो गया बच्चे? वही जो बचपन से आप पीएल अकाउंट बनाते आ रहे, वो लोग पीएल अकाउंट ही है, बस नाम चेंज करें इनकम, क्योंकि इज्जत पे लग जाता है. प्रॉफिट बोलने से इज्जत लग जाता है, तो वो लोग नाम चेंज करें, क्या बोल दिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली. ठीक है ना? आप बचपन से पीएल बनाए हैं, पीएल अकाउंट के कुछ ट्रेड्स बताइए. पीएल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? सारा इनकम्स. तो यहां पर आज भी सारा इनकम आएगा. और इस साइड में क्या लिखते हैं? सारा एक्सपेंस. सारा एक्सपेंस. तो यहां पर सारा का सारा एक्सपेंस आ जाएगा और यहां पर सारा का सारा इनकम आ जाएगा. टू बी मोर प्रिसाइज, यहां सारा रेवेन्यू इनकम आ जाएगा और यहां सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है. रेवेन्यू समझ रहे हो ना? मैं इसलिए बोल रहा हूं रेवेन्यू, क्योंकि कैपिटल नेचर का आइटम यहां नहीं आता है. जो भी कैपिटल नेचर का आइटम होता है वो बैलेंस शीट में जाता है. कहां जाता है? बैलेंस शीट में. तो रेवेन्यू आइटम्स आएंगे. मेरा बात समझ में आया? नंबर वन, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? कुछ नहीं भैया, वो बचपन वाला पीएल अकाउंट ही है. ऑल द रेवेन्यू इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. यहां तक समझ में आ गया? अब यार पागल कर दिया यार. उसके बाद है, अब डिफरेंस का जो फिगर है बच्चे, अब वो नेट प्रॉफिट आता है. ये नेट प्रॉफिट, बट हम लोग अब नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इज्जत पे लगता है, तो ये लोग नाम दे दिया सरप्लस. है नेट प्रॉफिट ही, बस नाम चेंज करके क्या बोल दिया है? सरप्लस. तो ये सरप्लस हो गया. सरप्लस कब आएगा? जब इनकम ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा. तो इसीलिए इसको लोग बोलता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. और अगर लॉस आ गया तो ये लोग लॉस नहीं बोलता, डेफिसिट बोल देता है. क्या बोल देता है? डेफिसिट. और इसका नाम दे देता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम बोल देता है. बोलिए यहां तक ठीक है? कोई खास दिक्कत नहीं है? अच्छा, अब एक चीज बताओ, जो आप नॉर्मल पीएल बनाते थे उसमें यहां पर जो नेट प्रॉफिट आता था उसको कहां लेके जाते थे? बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड करते थे. तो आज भी वही है, ये जो सरप्लस आएगा ना, ये जाएगा बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड होगा. बस फर्क इतना है कि एनपीओ में कैपिटल को लोग कैपिटल नहीं बोलता, कैपिटल फंड बोलता है. क्या बोल देता है? कैपिटल फंड. सर क्यों? क्योंकि इसको ना कई लोग मिलके पैसा देते हैं इसका.
नहीं समझा बात। नॉर्मल बिजनेस अगर प्रोप्राइटरशिप है तो एक आदमी का कैपिटल है, किंतु यहां तो मेंबर लोग मिल के कैपिटल बनाते हैं ना। फंड किसको बोलते हैं? जब बहुत लोग मिल के पैसा डालते हैं उसको बोलते हैं ना फंड इकट्ठा करेंगे, फंड इकट्ठा। तो ये फंड इकट्ठा किया, इसलिए नाम कैपिटल नहीं बोल के क्या बोल देते हैं? कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड का सरप्लस आया तो कैपिटल फंड में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। और अगर डेफिसिट आया तो कैपिटल फंड में क्या करेंगे? लेस करके दिखा देंगे। बोले यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का श्योर? अच्छा एक बात सोच के बता, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये कौन सा नेचर का अकाउंट है? रियल, पर्सनल की नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट है। बहुत अच्छे। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। गलत है बच्चे। अब सोचो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज द समराइज फॉर्म ऑफ विच बुक? कैश बुक। मतलब ऐसे बोले कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल। तो ये कैश बैलेंस ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा। अच्छा अब बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट होगा? हाँ, इनकम एंड एक्सपेंस। नाम समझ में आ रहा है? इनकम एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। अच्छा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी ये फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, मतलब ये भी है एक पीरियड स्टेटमेंट। अरे पीएलई है, मैं क्या समझाऊं, ये पीएलई है तो ये पीरियड स्टेटमेंट, इसमें भी कोई डेट का कॉलम नहीं आएगा। और हां, इट इज प्रिपेयर्ड अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला मैंने? अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस समझा दिया था। अक्रूवल बेसिस का मतलब है, सुनना ध्यान से, जो जिस साल का खर्चा है वो उसी साल बुक्स में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, भले ही वो पेमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो। और जो जिस साल का इनकम है वो उसी साल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, भले ही वो रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो। सीधा बात है, अगर इस साल का खर्चा या इनकम है तो वो आ जाएगा, भले ही उसका पेमेंट या रिसिप्ट हुआ हो चाहे ना हुआ हो। याद करो बचपन में जब आप लोग पीएल बनाते थे तो वो भी तो अक्रूवल बेसिस में ही बनाते थे। सो कैसे पता चला? अरे मैं याद दिलाता हूं, बचपन में जब पीएल वगैरह बनाते थे तो आपको एडजस्टमेंट देता था, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस। तुम लोग एडजस्ट करते थे ना? वो क्यों करते थे? एज पर विच कॉन्सेप्ट? अक्रूवल बेसिस, इस ईयर का खर्चा और इनकम निकालने के लिए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एक्रूअल में नहीं बन रहा, वो किसमें बन रहा है? कैश बेसिस। इस साल का है नहीं है मतलब नहीं है। इस साल पेमेंट हुआ है, रिकॉर्ड कर लो। इस साल रिसिप्ट हुआ है, रिकॉर्ड कर लो। किंतु इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यह नहीं देखना पैसा मिला है कि नहीं मिला है, पैसा दिए हैं कि नहीं दिए, रिसिप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, एक्सपेंस मतलब पेमेंट किए हैं कि नहीं किए, वो जरूरी नहीं है। इस साल का है, रिकॉर्ड। इस साल का नहीं है, डोंट रिकॉर्ड। समझ में आया? चलो पीएल भी बना लिया। अब पीएल बनाने के बाद लास्ट क्या बचता है? बैलेंस शीट। तो लास्ट में बनता है भैया जी क्या चीज? बैलेंस शीट बस। अब बैलेंस शीट में तो मैं क्या सिखाऊं, ये वाला जो साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट। तो इसमें जन्मजात का सारा एसेट आएगा, एनपीओ का। तुम्हारा वो फिक्स एसेट होगा वो आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा वो आ जाएगा, कोई चीज का स्टॉक वॉक पड़ा होगा। सर स्टॉक? अरे भाई वो जो जैसे दवाई का काम तुम लोग बोल रहा था, हाँ वो मेडिसिन, या और कोई स्टेशनरी का हो सकता है, वो सब चीज का। मैं समझ गया ना मेरा बात? जैसे हम रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं, अगर अगर मेरा नाम इस्कॉन है और मैं रेस्टोरेंट खोल के बैठा हूं, तो उसका रेस्टोरेंट के लिए भी तो माल पत्तर लाके स्टॉक इकट्ठा करते होंगे, तो वो सारा चीज आएगा। नहीं समझा मेरा बात? इसके अलावा और क्या हो सकता है? कैश बैलेंस हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, खत्म नहीं है यार, जो नॉर्मल आता है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल को बस कैपिटल फंड बोल लेना। एक तो नया कॉन्सेप्ट आएगा स्पेशल फंड का, मैं आपको सिखाऊंगा वो बात। इसके अलावा आपके नॉर्मल लाइबिलिटीज होते हैं, कोई चीज का अगर आपने लोन लिया है तो वो आ जाएगा, कोई क्रेडिटर है वो आ जाएगा, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो आ जाएगा। बस इस तरह से बैलेंस शीट बन जाएगा। और ये बताने का जरूरत नहीं कि बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, ठीक है ना? अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से टैली होना चाहिए, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। बोलो बात समझ में आ गया? तो ठीक है, एक काम करते ये भी नोटिंग करा ही देते हैं, नहीं तो बाद में आप बोलेंगे कि भैया आप पढ़ा ही नहीं थे, प्रूफ नहीं रहेगा मेरे पास। आइए, हाँ लिखा दीजिए भैया, लिखा दीजिए, याद कौन सा रहने वाला है हमको, पढ़ना तो पड़ेगा। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, जल्दी जल्दी। कॉन्सेप्ट नंबर 2, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ मुझे पता है सर, अगर आपने पहले ये चैप्टर कहीं और पढ़ा होगा मेरे को छोड़ के,
तो अभी तक तो सम भी स्टार्ट हो जाता है, और अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं कुछ। भैया 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 भैया, मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है, बोले? हाँ, तुम रुकेगा तो नहीं, बोल दो। भैया आज चैप्टर का नाम था फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ना, एनपीओ का। अच्छा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो बना रहे हैं अल्टीमेटली हम लोग, पीएल और बैलेंस शीट ही तो बना रहे हैं यार। पीएल का नाम चेंज करके क्या कर दिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट को नाम क्या है, बैलेंस शीट ही है। बस एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग बोलती है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, वो भी कुछ नहीं, वो कैश बुक ही तो है। बस इतना ही अकाउंट्स का खेला है। ठीक है, चलिए पॉइंट वाइज लिखाता हूं इसको। पॉइंट नंबर 1, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, तुम लोग बोलो, मैं लिखूंगा। इट इज द समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक। वेरी गुड, सही बोल रहे हो, इट इज द समराइज्ड। घर बैठे बच्चे लोग ठीक बोल रहे हैं ना, समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक। दूसरा नंबर पॉइंट लिखो। अच्छा बताओ तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा नेचर का अकाउंट है, रियल, तो लिख दो इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। नेचर के हिसाब से तो ये रियल है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट्स विथ, क्या चीज से स्टार्ट होता है, ओपनिंग, वेरी गुड, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, एंड एंड्स विथ क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। सर एक मन में बात और आया, हाँ बताइए। सर कैश बुक में मैंने कैश का कॉलम अलग बनाया था, बैंक का कॉलम अलग बनाया था, तो यहां पर क्या अलग बनाना पड़ेगा? तो आंसर सुनो, प्रैक्टिकल लाइफ का आंसर है यस, एग्जाम लाइफ का आंसर है नो। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कैश कॉलम बैंक कॉलम अलग अलग बनाते हैं, किंतु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, कैश कॉलम बैंक कॉलम अलग नहीं बनाते, एक ही कॉलम में ठूस देंगे हम लोग। ठीक है सर। अच्छा फिर लिखो, ऑल द receipts, ओए, all the receipts are recorded, बोलो कौन सा साइड में, वेरी गुड, ऑन द डेबिट साइड। वो तरीके साइड का इतना, डेबिट साइड, एंड कंप्लीट करना, ऑल द पेमेंट्स, वेरी गुड, आर रिकॉर्डेड ऑन, बहुत बढ़िया, क्रेडिट साइड। ये भी ठीक लग रहा है। अच्छा यहां कैपिटल नेचर का आइटम रिकॉर्ड करते हैं कि रेवेन्यू? बोथ बोथ बोथ, ऐसे लिखते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटल एंड revenue nature are recorded in receipts and payment। ये लिखते लिखते मेरे दिमाग में डाउट आ गया, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दोनों ही रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। उसमें क्या रिकॉर्ड करते, कैपिटल नेचर का आइटम? जो लोग हाँ बोला है मुक्का मार के दांत तोड़ेंगे हम सामने से। रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर का आइटम कहां जाता है, बैलेंस शीट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं। मुंडी मत हिला वैसे दीदी। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट 6। अच्छा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन से बेसिस में बनाते हैं, कैश बेसिस, तो लिखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर अक्रूवल बेसिस। कोई बोले तो मत सुनना, पूरा बात सुनो, कोई बोले तो मत सुनना, किस में रिकॉर्ड होता है, कैश बेसिस। अच्छा जी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में एक की जगह 2 ठो डेट कॉलम होता है। अरे सर होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्या स्टेटमेंट है, पीरियड स्टेटमेंट है। बहुत अच्छे, तो लिखो इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड विदाउट एनी अमाउंट कॉलम, डेट कॉलम। सर आपको ना कुछ नहीं आता सर, सब हम लोग को ही बोलना पड़ता है, सच्ची में सर। लो जी, मैंने आपके लिए लिख दिया रिसिप्ट्स एंड
पेमेंट्स अकाउंट, इसके नीचे लिखा मैंने फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा डॉट डॉट डॉट। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड विदाउट एनी डेट कॉलम। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड विदाउट एनी डेट कॉलम, मैंने ये लिखा था। ये फॉर्मेट भी बनवा देता हूं। डेबिट क्रेडिट रुपीज रुपीज, डेबिट साइड को बोलते हैं रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड को बोलते हैं पेमेंट्स। सबसे पहले आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें कैश इन हैंड का भी ओपनिंग बैलेंस आएगा और बच्चे कैश एट बैंक का भी आएगा। कैश इन हैंड भी आएगा, कैश एट बैंक भी आएगा। ठीक, सुनो ना, सारा रिसिप्ट यहां रिकॉर्ड होगा ना। मैं ऐसे लिख रहा हूं सन्ड्री रिसिप्ट्स। अब क्योंकि मैं रिसिप्ट का नाम लिखूं बैठ बैठ के, क्या मतलब है, सन्ड्री समझ जाओगे ना, मतलब जितना भी रिसिप्ट है सब इस साइड में आएगा। बात समझ में आ रहा है? जितना भी रिसिप्ट है सब इस साइड में आएगा। मैं सन्ड्री वर्ड लिखा। अब एग्जाम में सन्ड्री मत लिखना, एग्जाम में जो जो नाम दिया होगा वो लिखना। और जितना भी पेमेंट है वो इधर आएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया बाय सुंदरी पेमेंट। हाँ, सन्ड्री सन्ड्री, तुमने क्या सुना पता नहीं, सन्ड्री पेमेंट्स। और फिर लास्ट में बैलेंस बच जाएगा, तो ऐसे लिखना बाय मेरे भाई, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो क्लोजिंग बैलेंस में किसका किसका रहता है? एक तो कैश इन हैंड का बैलेंस बच सकता है और कैश एट बैंक का भी हो सकता है। बस मेरे ख्याल से मैंने जितना लिखा है उतना मोर देन एनफ है, आपको समझ में आ गया होगा। अनीश जी, खुशी जी, विश्वजीत जी, प्रिया जी, सुप्रिया जी, बाकी सबको बोलो समझ में आ रहा है? यहां बैठे सारे नालायक लोग ठीक हैं? लिखते जाओ, हाथ तो रुकेगा नहीं सर, हाथ रुकने का नहीं है सर। कॉन्सेप्ट नंबर ही कितना लिखे थे? 2। अब लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है भैया? कुछ नहीं भाई, पीएल अकाउंट ही है सर। तो लिखो पॉइंट नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल द revenue expenses are all the revenue expenses are dash, हाँ यही सुना था, debited, are debited and all the revenue incomes are, very good, credited to which account? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये भी ठीक लग रहा है। अच्छा, ये हम लोग बनाते ही क्यों है? क्या निकालने के लिए बनाते हो? सरप्लस डेफिसिट। वेरी गुड। तो लिखो इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट नेट लॉस। लिख दें? नहीं सर, नाम चेंज हो गया सर, प्लीज प्लीज सर, मेरे को कुछ बोलने पे मजबूर मत कीजिए, जो नाम है वही लिखिए। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा अजीब है बट समझ ले रहा होगा तुम लोग। इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। चौथा, सरप्लस डेफिसिट आता ही कैसे है? तो मैं लिख रहा हूं, अगर आपका रेवेन्यू इनकम ज्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंसेस से, ठीक बोल रहे हैं ना?
इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंस साइड कम है, तो डिफरेंस को क्या बोलेंगे? सरप्लस। और अगर उल्टा है कि आपका जो रेवेन्यू इनकम है ना वो कम है किंतु खर्चा ज्यादा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंस ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट। खर्चा इनकम, तो सरप्लस जो है, सरप्लस को हम लोग बोलते हैं इट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट के लिए लिखना चाहिए हमें इट इज व्हाट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अच्छा, ये कैश बेसिस में बनाते हैं कि अक्रूवल बेसिस में? अक्रूवल बेसिस में। छठा नंबर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर अक्रूवल बेसिस। अच्छा, इसके बारे में बात की थी, ये रियल अकाउंट है ना इन नेचर? नहीं है सर, नॉमिनल है। अच्छा, हाँ नॉमिनल सर, नॉमिनल। इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। अब मैं वो पॉइंट नहीं लिखा रहा हूं डेट कॉलम वाला, वो आप समझ गए होंगे, वो फिर याद रखने वाला कोई बात नहीं है। ठीक है सर, मैं फॉर्मेट बना देता हूं फिर आपके लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं ये इनकम साइड है, और डेबिट साइड में लिखते हैं ये अपना एक्सपेंडिचर साइड है। क्रेडिट साइड में देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, इनकम तो बहुत सारा होगा, हमको तो नाम लेके लिखना है प्रैक्टिकली, मैं समझाने के लिए सिर्फ ऐसे लिख देता हूं, यहां सारा रेवेन्यू इनकम आ जाएगा, जो भी आपका इनकम होगा, जो भी इनकम होगा वो आ जाएगा। और ये खर्चा का साइड है, तो इस साइड में क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा या एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है ना? लिखते जाओ लिखते जाओ, हाथ नहीं रोको, हाथ नहीं रोको, हाथ रोकना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएगी आंख जला के जाएगी। हो गया सर? हाँ, अब डिफरेंस का जो फिगर है बच्चे, अगर वो डेबिट साइड में आता है उसका नामकरण क्या करेंगे, सरप्लस। और एग्जाम में बच्चे ना हमेशा हाइफन देके लिखना सरप्लस का मीनिंग, दिस इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर हम लोग नहीं लिखेंगे ना तो लोग एक नंबर काट लेता है, सर क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, हाइफन देख के ये फ्रेज लिखना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। नहीं सर भरोसा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम एक बार ट्राई कर लेना, जब काटेगा समझ में आ जाएगा। नहीं, अगर भरोसा नहीं ट्राई करके देख सकते हो। और एक है बच्चे डेफिसिट, डेफिसिट होगा एक्सेस ऑफ हाँ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब मेरे ख्याल से ये बोलने का जरूरत नहीं है कि या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा, दोनों साथ में नहीं आएगा। ठीक है ना, हम दोनों लिख दिए एक जगह पे, पर इसका मतलब नहीं दोनों ही आ जाएगा एक ही अकाउंट में, कोई एक आएगा, दोनों नहीं आता है सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है यहां तक मेरे ख्याल से? लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। अभी अगला, ये कॉन्सेप्ट नंबर कितना बनेगा? 4 4 होगा ना, 3 तो हो गया। बैलेंस शीट,
बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। एक काम करो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही बना देते हैं पहले। किसमें? आराम से मोड़ देना, 4 आइटम लिखाएंगे। बैलेंस शीट तुम लोग को आता है, मैं कौन सा कोई नया चाइना से इंपोर्ट करके ले आऊंगा बैलेंस शीट? सर कुछ भी बोलो, बस चाइना से इंपोर्ट करने का बात मत बोलो। एक ऐसा चीज इंपोर्ट हो गया तो जो इतना साल बर्बाद कर दिया। अब और कुछ इंपोर्ट मत करवाओ सर। ऐसी 2-4 एग्जांपल लिखवा दे रहा हूं, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे रहा हूं मैं आपको बैलेंस शीट का। समझ रहे हो? एग्जॉस्टिव मतलब मैं जो दे रहा हूं बस ये नहीं बोल रहा हूं, और भी बहुत सारा आइटम है, आपको सब पता है। बस 1-2 एग्जांपल लिखवा दे रहा हूं कि जैसे कि फिक्स्ड एसेट आ सकता है कोई भी। समझ गया मेरा बात? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब चीज। इसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ जाते हैं कई बार, ठीक है ना? कोई तरह का स्टॉक वगैरह आ सकता है, कोई हो सकता है कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो जाए। हाँ, हो ही सकता है प्रीपेड एक्सपेंस हो, या कोई अक्रूड इनकम हो, अक्रूड इनकम, ठीक है ना? कैश एंड बैंक बैलेंस, बस काफी हो गया। अब तुम जानता है जो एसेट होता है, तुम पहचानता है इस लेवल में आके। क्या चीज? इन्वेस्टमेंट। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करके रखो, बाद में काम आएगा। आपके पास बहुत सारा डोनेशन आ गया, कोई आदमी आपको देखेगा 5 करोड़ डोनेशन, आपका खर्चा 2 लाख रुपए है मान लो अभी, तो क्या करोगे 5 करोड़ रुपए को? तिजोरी में बंद करके रखोगे? ऑब्वियसली तिजोरी में रखेंगे, पैसा रखने से पैसा बढ़ता नहीं है, तो मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। एफडी बनवा के रख लेता है कोई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेता है, डिपेंड करता है। अच्छा सर छोड़ो, अब लाइबिलिटी साइड में चलते हैं। कैपिटल फंड, आजकल कैपिटल को इस चैप्टर में कैपिटल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। अगर एनपीओ ने कोई लोन लिया होगा, कोई बैंक से, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो भी लाइबिलिटी आ जाएगा। स्पेशल तरह के फंड का भी बात करेंगे बाद में, ऐसे लिख के रख लो एक बार। इसके अलावा मान लो कोई आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर, कोई चीज आप खरीद रहे हो उधार में, तो क्रेडिटर भी आ ही सकता है। आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह आ सकता है, कोई प्री रिसीव्ड इनकम वगैरह आ सकता है। अब वही बोल रहा हूं कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, एसेट लाइबिलिटी आपको समझना है और सही साइड में लिखना है, काम खत्म। आ सकता है अगर किसी से पैसा मिलना बाकी होगा तो। डेटर का एग्जांपल हम कैसे नहीं देंगे? क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम अगर एनपीओ में भी कोई धंधा कर रहा है, किसी कस्टमर को तुम उधार में माल बेच दिया है, तो लोन दे सकते हैं, वो भी करेगा। तो ये सब चीजें, रेस्टोरेंट चला रहा है, मान लो खा के आगे हम पैसा नहीं दिए, बोले कल देंगे, जान पहचान है, तो डेटर नहीं होगा। तो समझ गया ना? गोविंदास वाले में चले गए, वो लोग जानता है मेरे को, बोले ठीक है सर कल दे दीजिएगा, तो अब डेटर बन गया ना। किंतु जनरली बहुत कम होता है एनपीओ वगैरह में, डेटर, क्रेडिटर, ये सब चीज बहुत कम होता है। अच्छा ठीक है, यहां तक तो हो गया। एक और बात बोले, FYI जानते हो? फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये जो मैं चला रहा हूं ना, ये कैपिटल फंड, कैपिटल फंड को हम लोग एक्यूमुलेटेड फंड भी बोल देते हैं, या फिर जनरल फंड भी बोलते हैं। जैसे तुम्हारा क्या होता है, एक अच्छा नाम होता है, फिर घर वाले लोग प्यार से बुलाते हैं, मम्मी एक अलग नाम से बुलाती है, पापा एक अलग नाम से, कोई सोना, कोई मोना। और अगर तुम्हारा कोई सोना मोना है तो वो भी तुमको सोना मोना बुलाता होगा, वैसा वाला नाम होता है ना। तो वैसे कैपिटल फंड का भी कई सारा और नाम है। क्या क्या नाम बोले? एक्यूमुलेटेड फंड, और एक क्या बोले? जनरल फंड। तो कहीं अगर आपको कैपिटल फंड की जगह एक्यूमुलेट फंड दिख जाए तो आप समझ जाना, ये जनरल फंड दिख जाए तो भी समझ जाना कि बात एक ही है। हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची, सिनोनिम्स वही है, ठीक है ना? लिखो, हाँ, कैपिटल फंड is also known as accumulated
म्यूलेटेड फंड भी बोल सकते हैं इसको आप, और एक नाम क्या बोले, जनरल फंड भी बोल सकते हैं, जनरल फंड। कैपिटल फंड के साथ सरप्लस ऐड हो जाता है और डेफिसिट लेस हो जाता है, तो वो भी लिख देते हैं, सरप्लस शुड बी एडेड टू capital fund and deficit should be deducted from capital fund। लिखो लिखो लिखो, लिख लिया क्या? देखो अभी तक जितना भी आपने लिख लिया एक बार रिवाइज कर लो तो। हाँ क्या बोल रहा है? सरप्लस शुड बी एडेड विथ कैपिटल फंड एंड डेफिसिट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड। ठीक है, देख लो अभी तक इतना सारा नोटिंग किया, एक बार पढ़ लो कि जो जो मैंने बात बोला है वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हो जाएगा ना तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रीड कर लो, रीड कर लो। कभी कभी खुद का हैंडराइटिंग भी समझ में नहीं आता, इसलिए बोल रीड कर लो। हो गया ना, पढ़ लिया, ठीक है, मोटा मोटी समझ में आ रहा है। अब करना क्या है, अब हम लोग और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। मतलब और क्या कॉन्सेप्ट्स है, अभी मैं अब आपको अलग अलग नया नया टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा जो कि इस चैप्टर में काम आता है, और उन सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट भी सीखेंगे कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रीटमेंट कहां कहां जाएगा। अभी तीन ही चीज है, कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनता है, वो तो कैश बुक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, तो कहां जाएगा उसका हिसाब करना है। समझ में आया? चलिए लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 4 हो गया था ना, 5 लिखिए पहले, डोनेशन रिसीव्ड। डोनेशन रिसीव्ड, अब सुनना, देखिए अगर मैं एनपीओ हूं तो मुझे डोनेशन मिलेगा, तो इस मायने से क्या, डोनेशन रिसीव्ड। तो मैंने लिखा फिर से एक बार यहां पर, डोनेशन रिसीव्ड। ये जो डोनेशन मिलता है ना बच्चे, ये दो टाइप का डोनेशन मिल सकता है। सर फिर से बोलिए, कितने टाइप का? दो टाइप का डोनेशन मिल सकता है हमको। एक को बोलते हैं जनरल डोनेशन। सर क्या हमें नोटिंग करना है? ऑब्वियसली बच्चे। और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है ना, एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है बच्चे स्पेसिफिक डोनेशन। एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक। भैया फर्क क्या है? एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो ये सामने ये दीदी बैठी है, इन्होंने हमारे क्लब को आज 1 लाख रुपया दिया और इन्होंने बोला कि भैया ये रख लो,
मैं बोला थैंक यू। बोला रुकिए रुकिए भैया रुकिए। हम बोला क्या हुआ? बोले ये जो रुपया दिए ना, इसे क्या करेंगे आपको पता है? तो हम बोला आप बताइए क्या करना है। बोला हम लोग जो डिसाइड किए क्लब का नया बिल्डिंग बनेगा, हाँ वो बिल्डिंग बनाने में पैसा यूज कीजिएगा और कहीं यूज मत कीजिएगा। तो बात समझो, इन्होंने मुझे स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया कि ये डोनेशन का पैसा कहां यूज होगा, मेरा बिल्डिंग बनाने में बता दिया। तो ये जो डोनेशन, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन, क्योंकि इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। क्या नाम हो गया? स्पेसिफिक डोनेशन। मान लो रूबी दीदी ने 1 लाख रुपया और दे दिया क्लब को, और बोले भैया सुनिए, हम आपको पैसा तो दे रहे हैं, इसे क्या करेंगे जानते हैं? हाँ बोले बताइए। बोले हम लोग बात किए थे ना, गरीब बच्चा लोग की लाइब्रेरी बनाएंगे जहां पर वो लोग आके पढ़ सकता है बैठ के अपना आराम से, अलग अलग वो लाइब्रेरी में यूज कीजिएगा बनाने में। तो इन्होंने जो डोनेशन दिया, इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ना कि ये पैसा किस में यूज होगा, इसलिए स्पेसिफिक डोनेशन है। मान लो नेहा दीदी ने पैसा दिया, अब नेहा दीदी बोलती है भैया ये लीजिए 50,000 रुपया और लीजिए। हम बोले बताइए क्या चीज के लिए? बोले भैया सुनिए, आपको याद है ना हम लोग का क्लब जितना भी अच्छा बच्चा लोग है अपने लोकेलिटी में, जो लोग अच्छा मार्क्स लाता है उसको प्राइज देते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 और 12 का बोर्ड रिजल्ट निकलता है, हम लोग प्राइज देते हैं। हाँ, बोले इसको ना प्राइज देने के लिए यूज कीजिएगा। तो इन्होंने जब पैसा दिया तो इन्होंने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया कि भैया पैसा इसमें यूज करना। तो ये कौन सा फंड हो गया? स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। अब राय दीदी ने फिर से दिया, उन्होंने भी 50,000 रुपए दिया। हम लोग आप भी बता दो किस में यूज करना है। नहीं नहीं भैया, बोला आपको जैसे एनपीओ में जहां जरूरत है वहां खर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं कि इसमें लगाओ इसमें लगाओ, एनपीओ को जरूरत है आप यूज कर लो चाहे इच्छा। तो बात समझो, इन्होंने जो पैसा दिया, क्या इन्होंने स्पेसिफाई किया कि पैसा कहां यूज करना है? नहीं। तो इसको बोलेंगे जनरल डोनेशन। मतलब जब डोनेशन मिलता है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन, तब वो कौन सा है? जनरल डोनेशन। किंतु डोनेशन मिलता है विथ स्पेसिफिकेशन कि कहां पैसा यूज होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन में आके लिखो, ब्रैकेट में लिखो, रेफर concept number 10, that is fund based accounting। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 10 फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मतलब इसका चर्चा मैं अभी नहीं करना चाह रहा, मैं बाद में जब कॉन्सेप्ट 10 में पहुंचूंगा ना तब मैं आपको चर्चा करवा दूंगा इसका। तो भैया अभी आपको किसका चर्चा करने का मन है? मुझे अभी जनरल डोनेशन का चर्चा करना है, और मुझे लॉजिकल बात करना है सर, इधर उधर का बात नहीं, लॉजिकली सोचो, एकदम सीक्वेंस में सोचेंगे। मान लीजिए आज मुझे पैसा मिला, मान लीजिए ये राय दीदी ने आज हमें 50,000 रुपया दिया, बोले भैया जैसे इच्छा यूज कर लो। तुम लोग तो अकाउंट जानता है, जर्नल एंट्री, आज पैसा मिला तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? कैश आया, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। टू क्या करना चाहिए? वेरी गुड, डोनेशन। अब लॉजिकली बताओ, अब ये पैसा आया, जितना भी ये रुपया लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पैसा आया ना, ये तो मेरा रिसिप्ट है। कोई भी रिसिप्ट सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में। वही कैश बुक बोल लो चाहे रिसिप्ट्स पेमेंट, अभी मैं बोल रहा हूं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, यानी मैं बोलना चाह रहा हूं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 होगा कि मुझे इसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पहले रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के कौन से साइड में रिकॉर्ड करोगे? अरे सर पैसा मिला है तो रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, तो रिसिप्ट साइड में पहले रिकॉर्ड कर लो। तो ये तो इनिशियल रिकॉर्डिंग हो गया सर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां जाएगा? मेरा बात समझ में आ रहा है? जब मैं बोल रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो किसका बात कर रहा हूं? हाँ वेरी गुड, एक तो स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 जो है ना, वो क्या चीज के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब बोलते ही मन में क्या आ रहा है? या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो बैलेंस शीट में। अब क्वेश्चन आता है डोनेशन जाना कहां चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कि बैलेंस शीट में? तो आंसर है नहीं, हड़बड़ी नहीं, डिपेंड्स, डिपेंड करता है। अब मेरा बात सुनो एक मिनट के लिए, ये जो आपको डोनेशन मिला है ना, हाँ सर मिला है, आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ये डोनेशन का नेचर क्या है। सर नेचर मतलब या तो बच्चे ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, बात समझना, या तो ये
रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, या तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगा, या तो रेवेन्यू होगा या तो कैपिटल। क्या सर हम लिखें ये बात? हाँ लिखो, या तो ये रेवेन्यू होगा या तो ये कैपिटल नेचर का होगा। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ और सोचो, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है, मैं बोलता हूं रेवेन्यू आइटम है, मैंने भी कॉन्सेप्ट समझाया आपको। रेवेन्यू आइटम कहां आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कि बैलेंस शीट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो अगर तुम बोलते हो ये रेवेन्यू आइटम है तो ये कहां आना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब लॉजिक लगाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आना चाहिए कि इनकम साइड में आना चाहिए? हाँ भैया पैसा मिला है तो इनकम साइड में आना चाहिए, तो मतलब क्रेडिट साइड में आ जाना चाहिए, तो ये डोनेशन बोल के आएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ सर समझ गए। तो इसका मतलब अगर डोनेशन अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो वो कहां आना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। और अगर आप बोलते हो नहीं नहीं वो कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर का आइटम कहां जाना चाहिए? मैंने बोला था बैलेंस शीट में। तो उस केस में इसको बैलेंस शीट में, इसलिए मैं लॉजिक समझा रहा था सबका। बैलेंस शीट में चला जाएगा भैया। बैलेंस शीट में कहां? इसका नियम है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के साथ जोड़ के लिखने का। मतलब आपका कैपिटल फंड होगा ना, हाँ सर, उसके साथ ये जो डोनेशन मिला होगा, जो कैपिटल रिसिप्ट है, वो जोड़ के लिखने का सर। अच्छा, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, और अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के साथ ऐड करके दिखाएंगे। हाँ आप सोचो, मैं क्यों बताऊं? मैंने एंट्री लिखा है, उसके बाद आप बताओ। ठीक है ना सर? मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका अगर एंट्री वाइज थोड़ा विजुअलाइज करो, तो पहला एंट्री आपने क्या किया था? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? डोनेशन। तो डोनेशन है तो बात समझो, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। अगर मैं डोनेशन अकाउंट बना रहा हूं तो कैश टू डोनेशन, तो डोनेशन में क्या एंट्री होना चाहिए? बाई कैश। अगर आप बोलते हो ये रेवेन्यू आइटम है, क्या आइटम है? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कहां क्लोज होना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल के क्लोज हो जाता है, तो इसलिए इसका एंट्री बनता है डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं भैया डोनेशन मिला है मुझे, देखिए डोनेशन बाई कैश, आप बोलते नहीं कैपिटल आइटम है, तो कहां ले जाना है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां जाने का होता है? कैपिटल फंड। तो इसको टू कैपिटल फंड करके क्लोज कर दिया रहा है। मैं थोड़ा और डेप्थ में चला गया, इस तरह से एंट्री किया जाता है। तो मतलब एंट्री बनता है डोनेशन डेबिट टू कैपिटल फंड। आपका जवाब मिल जाना चाहिए आपको। अगर आप भी नहीं मिला है तब आप और गहराई से सोचना। कैपिटल रिस्क करेंगे, ऑब्वियस सा बात है। डोनेशन अगर मेरे को मिला एक तरह से इनकम है, इनकम से कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल में ऐड ही होगा। ये लॉजिक सोच लो। यहां तक ठीक है सर? दो ही चीज है, तो अपने को इतना याद नहीं रखना। अपने को याद रखना है कि सिर्फ एग्जाम में देखना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल है। अगर रेवेन्यू आइटम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओ, और कैपिटल नेचर का आइटम है तो बैलेंस शीट में ले जाओ। भैया कुछ डाउट है? पहले क्लैरिफाई कीजिए। क्या भैया हमको पता कैसे चलेगा कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है? तो प्रैक्टिकली पहले बता देता हूं। प्रैक्टिकली आपको बाई लॉस चेक करना चाहिए। भाई लॉ? किस भाई का लॉ है? अरे नहीं नहीं, भाई लॉ नहीं बोले, बाई लॉ बोले। बाई लॉस क्या होता है भैया? जैसे आपने कंपनीज के लिए सुना होगा आर्टिकल्स मेमोरेंडम, सुना है कभी कंपनीज के केस में? क्या होता है आर्टिकल मेमोरेंडम? भैया उसमें ना कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा रहता है। कंपनी कैसे उठेगा, बैठेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, नाचेगा, गाएगा, सब लिखा रहता है। वैसे ही एनपीओ का जो आर्टिकल एंड मेमोरेंडम होता है उसको आर्टिकल मेमोरेंडम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाई लॉस बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं बच्चे? बाई लॉस बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? तो जो बाई लॉस होता है ना, बाई लॉस पढ़ना पड़ेगा। बाई लॉ में अगर लिखा है उनके रूल में कि हम लोग रेवेन्यू ट्रीट करेंगे तो रेवेन्यू, और वहां लिखा है कि कैपिटल ट्रीट करेंगे तो कैपिटल होगा। बोले इतना तो समझ में आया? भैया एक और डाउट, एग्जाम में क्या हमको बाई लॉस देगा? बैठ बैठ के पढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं, एग्जाम में तो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ही बाई लॉस है। तो क्वेश्चन पेपर में बता देगा कि ये रेवेन्यू नेचर का है तो रेवेन्यू ट्रीट करना। क्वेश्चन में बोलेगा नहीं ये कैपिटल रिसिप्ट है तो क्या ट्रीट करना? कैपिटल ट्रीट कर लेना।
सर 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 एक और क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन कुछ बोलेगा ही नहीं तो? अच्छा, तो क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो देखो, करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, किंतु मैं बोलूंगा एजम्पशन लेना हमेशा रेवेन्यू आइटम का। इसको रेवेन्यू मान लेना। क्यों सर, ऐसा क्यों? रेवेन्यू आइटम मानने का रीजन सिर्फ एक ही है कि भैया डोनेशन जो है ना बार बार मिलता है। नहीं समझा बात? डोनेशन ऐसा नहीं एक बार मिल गया खत्म, बार बार आते रहता है। तो मतलब ये रेकरिंग नेचर का आइटम है। बच्चन पढ़ा हुआ, रेकरिंग नेचर का आइटम जनरली रेवेन्यू होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या ट्रीट कर लेते हैं? रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं। सर नोटिंग कराओ, सर नोटिंग कराओ। हाँ लिखो ना, नोट, नोट लिखो। आज सब ना तंग कर दे रहा फोन कर करके, उफ। इफ द क्वेश्चन इज silent, then treat general donation as revenue receipt। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कहां लेके जाएंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट, एंड क्रेडिट इट टू कौन सा अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसको डब्बा में रख लेना। हाँ, डब्बा समझते हो ना? डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। ये लो, डब्बा में रख लो। एक काम करो, यहां एक सुंदर सा बल्ब बनाओ, याद रहेगा। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जलाए। हाँ, ये सब याद रखना है कि भूल जाएगा एजम्पशन तो गड़बड़ हो जाएगा। सर आपने ये एजम्पशन कैसे ले लिया? मैंने कुछ नहीं लिया, इंस्टीट्यूट का एजम्पशन है, वही मैंने बता दिया आपको। इंस्टीट्यूट का बोलना है कि मैंने देखा कि मैक्सिमम सम्स में लोग यही करते हैं कि जब भी कुछ नहीं बोलता है ये लोग क्या ट्रीट कर लेते हैं? रेवेन्यू। हो गया तक? चलिए, लिखना हो गया सबका? मैं हटा सकता हूं? अच्छा, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर अगला क्या बनेगा? 6 लिखिए। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6, एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस। एडमिशन फीस एंड, अच्छा एडमिशन फीस को ही हम लोग एंट्रेंस फीस बोलते हैं, तो चाहे तो तुम एडमिशन फीस बोल दो या फिर एंट्रेंस फीस। ये एडमिशन फीस क्या होता है अभी मैंने समझाया था मेरा आमरा सवाई क्लब में, कि ज्वाइन करते वक्त पहले टाइम जो पेमेंट करना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस। अब समझो, मान लो मेरे एनपीओ के आज एडमिशन फीस मिला, तो मैं आज जर्नल एंट्री क्या करूंगा? वेरी गुड भैया, कैश आ रहा है घर में, तो कैश अकाउंट डेबिट क्या चीज का पैसा है? एडमिशन फीस। तो हम लोग लिखेंगे ना टू एडमिशन फीस। लॉजिक चलाओ, अगर ये पैसा आया है, ये रिसिप्ट है ना, तो कोई भी रिसिप्ट सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होना चाहिए? स्टेप 1। वेरी गुड, तो पहले चले जाएंगे हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में। अब जरा दिमाग चलाओ, ये रिसिप्ट है कि पेमेंट है? रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडमिशन फीस रिसिप्ट साइड में, तो पहला स्टेप है ये रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब जैसे ये पैसा मिल गया, स्टेप 2, अब दिमाग चलना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा? तो अगेन द आंसर इज डिपेंड्स। अगेन द आंसर इज डिपेंड्स। जब मैंने डिपेंड्स बोला तो दिमाग का बत्ती जल जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पैसा मिला है तो आपको पहले यह चेक करना पड़ेगा कि ये आपका, वेरी गुड, रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है। देखो वैसे ही बना रहा हूं फिर से, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है या फिर ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। अब चलो आपसे ही पूछूंगा, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट? लिखिए सर। हाँ लिख दिए। हाँ, तो ये तो आपको बाई लॉ से पता चल जाएगा। बाई लॉ मतलब क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगा। सर वो ठीक है, अगर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कहां लेके जाओगे? वेरी गुड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन से साइड में? इनकम साइड में। भैया इनकम है, पैसा मिला है तो इनकम है, तो इनकम साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। बहुत अच्छे, ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय एडमिशन फीस इनकम साइड में आ जाएगा।
अरे ज्यादा फास्ट तो नहीं होगा, समझ में तो आ रहा है ना, एकदम सेम पॉइंट है, इसलिए फटफट बोल रहा हूं। और अगर ये कैपिटल रिसिप्ट है, तुमको बोल दिया एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस, तो इसका मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं जाएगा, तो कहां जाएगा भैया, बैलेंस शीट में। तब क्वेश्चन है ठीक है बैलेंस शीट में कहां जाएगा, बस वही करना है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अच्छा सेम लॉजिक, हाँ कैपिटल फंड के साथ ये ऐड हो जाएगा, ये एडमिशन फीस ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अरे पैसा आया है घर में, एक तरह का इनकम है, तो इनकम की वजह से कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल में ऐड कर दो, काम खत्म। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिख सकते, बैलेंस शीट में लिखना है, तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, कैपिटल में ऐड करो। ठीक, समझ में आ गया। सर एग्जाम के क्वेश्चन में बोल देगा ना एडमिशन फीस कैपिटल की रेवेन्यू, हाँ बोल देगा, किंतु ये नहीं बोला तो नहीं, हड़बड़ी नहीं करना। अगर कुछ नहीं बोले तो आपका मन है, आप नोट देके कुछ भी कर सकते हो, पर मेरा एडवाइस रहेगा कुछ नहीं बोलेगा तो इसको ना कैपिटल ट्रीट करना, मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करके आना। सर क्यों बोल रहे हो सर, क्यों, क्योंकि एडमिशन फीस जो है ना, एक आदमी आपको जो देगा ना बार बार नहीं देता है, हाँ एक ही बार देगा ना जिंदगी में, वो क्या बार बार देगा आपको, नहीं, वो तो एक ही बार देगा ना, क्योंकि वो एक ही बार देगा तो मतलब ये रिकरिंग आइटम तो होगा नहीं, ये जनरली नॉन रिकरिंग नेचर हो गया। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, कैपिटल, समझ में आया? तो नोट लिख लो, नोट लिख लो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन treat admission fees as a capital receipt। मतलब कैपिटल रिसिप्ट मान लिए तो आप समझ गए ना, मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सर बल्ब नहीं बनाए, लो बना देते हैं। बल्ब से लाइट निकल रहा है चारों तरफ, कितना रोशनी आ रहा है, ये ज्ञान की रोशनी है। हाँ लिख लिया, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, लिख लिए सर लिख लिए, तो आगे चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 7 लिखिए। लिखिए सर, लेगसीज रिसीव्ड है। सर क्या बोले सर आप, लेगसीज रिसीव्ड, लेगसी समझते हो, संपत्ति, संपत्ति मिला है। देख क्या होता है, कभी कभी जो आदमी लोग जाने वाला होता है ना, वो अपना संपत्ति ना थोड़ा एनपीओ लोग को दे के जाता है समझ रहा है ना मेरा बात। तो मान लो कोई आदमी मर रहा है बेचारा, और वो अपना विल में लिख के जा रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरा बैंक बैलेंस 1 करोड़ मेरा किसी भी नालायक बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, ये हमारा पाड़ा का जो क्लब है आमरा सवाई क्लब, उसको जाना चाहिए, और ये लिखते मर गया। तो उसका जो भी पैसा है वो किसको मिल जा रहा है, एनपीओ को मिल जा रहा है। तो ये जो पैसा मिला इसको क्या बोलते हैं, लेगेसी रिसीव्ड, मतलब विल के हिसाब से जो संपत्ति देके जाता है ना, उसको बोलते हैं लेगेसी रिसीव्ड। मान लो लेगेसी में हमें सिर्फ पैसे मिले, कैश, कैश, कोई नॉन कैश आइटम नहीं मिला, क्या मिला है, कैश मिला है। तो अगर लेगेसी मिला है, लेगेसी समझ गया ना, संपत्ति जाते वक्त देके गया है, पहले नहीं दिया, कब दिया है, जाते 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 देके गया है, ठीक है ना। तो भी अगर मिला होगा, तो अगर मेरे को लेगेसी, तो एंट्री क्या होना चाहिए, कैश मिला है मेरे को 1 करोड़ रुपया, बोलो भैया कैश आया, तो कैश अकाउंट क्या करोगे, डेबिट टू लेगेसी रिसीव्ड। अच्छा बस, तो और क्या। अच्छा अगर लेगेसी रिसीव्ड हुआ है तुमसे, तो ये रिसिप्ट है कि पेमेंट है, रिसिप्ट है। और बच्चे अगर ये रिसिप्ट है तो सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होना चाहिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो स्टेप 1 पहले ये जाना चाहिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दिमाग में लॉजिक बैठाओ कि पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में पहले जाना चाहिए। हाँ सर, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आएगा ना, टू लेगेसीज रिसीव्ड, जो भी अमाउंट होगा आ जाएगा। अब पैसा मिल तो गया,
स्टेप 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां जाना चाहिए? बोलो कहां जाना चाहिए? सर डिपेंड, सर डिपेंड्स। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ तो ये, कैपिटल रिसिप्ट हुआ तो ये। नहीं। हाँ 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 हाँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट हो ही नहीं सकता है। सर क्यों क्यों क्यों? कोई आदमी मर रहा है और अपना सारा पैसा क्लब के नाम करके जाता है, ऐसा पागल गिना चुना ही होगा। अपना बच्चा जितना ही नालायक हो, आदमी लोग जाते जाते मोटामोटी उनको ही देके जाता है। तो ये जो क्लब को जो लेगेसी मिलता है, ऐसा रोज रोज नहीं मिलता कि रोज मर रहा आदमी देके जा रहा है। ऐसा नहीं होता, कभी कभार। इंग्लिश में बोलते हैं ना, वंस इन अ ब्लू मून, तो वो हो गया। तो लॉजिकली सोचो, इसका मतलब ये आपका कौन सा रिसिप्ट हो गया? कैपिटल रिसिप्ट। और अगर ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है तो एक ही काम हो सकता है, इट विल बी टेकन इन बैलेंस शीट, एडेड विथ कैपिटल फंड इन बैलेंस शीट। तो मैं लिख दे रहा हूं ऐसे कि ये जो लेगेसी रिसिप्ट है ना, मैं ऐसे लिखा, देखो ये कैपिटल रिसिप्ट है। क्योंकि ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है, इसीलिए कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। फिर क्वेश्चन पूछेंगे भैया बैलेंस शीट में कहां जाएगा? तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाएगा। तो जो भी आपका कैपिटल फंड होगा उसके साथ लेगसीज रिसीव्ड ऐड हो जाएगा। सर क्या लेगसी रिसीव को रेवेन्यू नहीं मान सकते? कदापि नहीं वत्स, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। देखो जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है क्या? लेगसी इज रिसीव्ड, लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 8, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये वर्ड भी मैंने सुना दिया अपने एग्जांपल में। वो जो मेंबर लोग अपना मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए महीना की महीना जो पेमेंट देगा, महीना की महीना या फिर साल भर का भी हो सकता है कि एवरी ईयर ईयरली पेमेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन। तो जरा सोचो, मैं एनपीओ हूं, मुझे तो सब्सक्रिप्शन मिलेगा ना। तो मुझे अगर आज सब्सक्रिप्शन मिला तो मुझे एंट्री क्या करना चाहिए? वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब क्वेश्चन है, ये तो पैसा रिसिप्ट हुआ है ना? हाँ भैया। तो स्टेप 1 सबसे पहले कहां आना चाहिए? सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आना चाहिए। खो मत जाया करो। तो जब पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, पैसा मिल गया। पहले तो मिलेगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा क्या? हाँ, तो पहला स्टेप कौन भूलता है बाबा? फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सेकंड स्टेप है। अब सोचो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां जाएगा? डिपेंड्स बोलेंगे ना, कैपिटल रेवेन्यू दोनों हो सकता है। हाँ बोले भैया पागल, ये रेवेन्यू है। क्यों? मेंबर लोग हर महीना देगा, हर साल देगा, बार बार देगा, लगातार देगा, मतलब ये रेकरिंग नेचर आइटम हो गया। और अगर भैया अगर ये रेकरिंग नेचर का आइटम है, मतलब ये क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। और भैया अगर आप बोल रहे हो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, तब तो ये बैलेंस शीट में कभी नहीं जाएगा। ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। अरे सर आप गलत बोल रहे हैं, बैलेंस शीट में कभी नहीं जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है, तो लिख दो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में जाएगा कि एक्सपेंडिचर? इनकम क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सब रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानबूझ के ऐसे लिखवा रहा हूं, रिवीजन में आसानी होगा। इंग्लिश पढ़ना नहीं पड़ेगा, देखेगा फट से रीडिंग हो जाएगा। यहां तक ठीक है क्या? कर लिया? श्योर 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 श्योर। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 9, इसका नाम है लाइफ मेंबरशिप फीस।
मैं 1 मिनट के लिए रुका, अभी तक आपने जो जो पॉइंट लिखा है एक बार देख लो, वो डोनेशन वोनेशन जो अभी तक लिखा है वो देख लो, फिर इसके बारे में बात करूंगा। और अगर मन में कोई डाउट है तो पूछ के खत्म करो। कैपिटल फंड में क्यों जाएगा? क्या ये कैपिटल रिसिप्ट है? आपने खुद मुझसे बोला था अभी रेवेन्यू रिसिप्ट है, बोला था ना अभी। सब्सक्रिप्शन हर महीना मिलेगा, हर साल मिलेगा, बार बार मिलेगा, लगातार मिलेगा, मतलब ये रेकरिंग नेचर का आइटम है। रेकरिंग मतलब आपने ही बोला रेवेन्यू नेचर का आइटम है। और रेवेन्यू आइटम बच्चे मुझे बता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है कि बैलेंस शीट में जाता है? तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बैलेंस शीट में जाएगा? ये नहीं सर। हाँ जाएगा जरूर, किंतु रास्ता बदल के। अभी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में घुसा है, यही घुस जाएगा सरप्लस में थोड़ा देर बाद, और फिर बैलेंस शीट में। जाना वही है, सबको जाना वही है, बात समझो। घूम घूम के जाते हैं, रास्ता सबका अलग है बस। कुछ लोग डायरेक्ट चले जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा घूम के जाते हैं, पर जाना तो सबको वही है। बस यही बात है, देख लो सर, यहां तक ठीक है। अब मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं लाइफ मेंबरशिप फीस का। इसको ध्यान से सुनना बच्चे, कुछ लिखने का कोशिश मत करो, मैं बोलूंगा एक बार सुन लो, समझ जाओगे तो हो जाएगा। मैं बस आज लास्ट यही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट 10 मेरा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, वो स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसमें अकेला एक क्लास लग जाता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। हाँ कॉन्सेप्ट 10 एक क्लास ले लेगा, 2 घंटा का कॉन्सेप्ट है वो, उसके पहले होगा ही नहीं सर, इम्पॉसिबल है। एनीवेज अब मेरा बात सुनो, लाइफ मेंबरशिप फीस, नाम से समझ में आ रहा है ना, जिंदगी भर का मेंबरशिप का फीस। क्या चीज है समझो, मान लो मेरे को किसी क्लब का मेंबर बनना है, ठीक है ना, कोई भी क्लब मान लो, चलो तुम प्रैक्टिकली आजकल तो बहुत सारे क्लब होते हैं ना जिसमें सब वैसे मेंबर बनते हैं, चलो मेरे को उसी किसी क्लब का मेंबर बनना है। मैं जाके पूछा कि सुनिए ना, मेरे को आपके यहां पर मेंबर बनना है, बताइए क्या चार्जेस वगैरह है। तो बोलता भैया 20,000 रुपया लगेगा साल का, ईयरली 20,000 रुपया लगेगा। हम बोला सुनिए ना, ये रोज रोज हर साल का झमेला मिटाइए आप, जो लेना है एक बार में ले लीजिए, जिंदगी भर का पैसा एक बार में ले लो, मैं देने को रेडी हूं। बात समझ में आ रहा है? तो वो बोला मेरे को क्लब, बोला ठीक है आप एक काम कीजिए 5 लाख रुपया दे दीजिए, लाइफ के मेंबर, लाइफ मेंबरशिप मिल गया आपको। कितना रुपया में? 5 लाख। मैं बोला डन। समझते रहना, एक मैं हूं और एक क्लब है। मैं क्लब को आज 5,000 रुपया दिया, सॉरी 5 नहीं 5 लाख रुपया दिया, तो जैसे 5 लाख दिया, जरा सोचो ये क्लब क्या एंट्री करेगा? कैश आया उसके पास तो वो लिखेगा भैया कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, लाइफ मेंबरशिप फीस, में शॉर्ट में लिख दिया, ठीक। अब बताओ स्टेप 1, अगर ये पैसा मिला ही तो रिसिप्ट है ना, तो सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होना चाहिए? तो ये सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट में, कौन से साइड में? रिसिप्ट साइड की पेमेंट साइड? रिसिप्ट साइड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फीस करके लिख दिया। अब क्वेश्चन है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां जाएगा? हड़बड़ी नहीं करना, मेरा बात सुनो, मैंने इसलिए बोला था सुनना है, लिखने बोला था क्या मैंने? तो क्यों हाथ उठा? ये हाथ कटवा दिए जाएंगे, हम बता दे रहे। हाँ सुनो अभी, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चे इसका कई सारा ट्रीटमेंट होता है, रैदर मेरे को बोलना चाहिए 2 तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कौन सा 2? ये सुनना सर, इसको लिखाना संभव नहीं है, सुनना ध्यान से। बोलिए भैया, जैसे लाइफ मेंबरशिप मिला 5 लाख ना सर, तो पहले तो आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट से बढ़ा दिया। दूसरा क्या करो, मैं आपको मेथड 1 बता रहा हूं, मेथड 1 ये सबसे अच्छा लगता है बच्चों को। इसको लेके बैलेंस शीट में, दीदी भी बोल रही थी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में बढ़ा दीजिए 5 लाख रुपया, खत्म बात। सर फिर? बस ये लाइबिलिटी साइड में पड़ा रहेगा। क्या बोले? लाइबिलिटी साइड में पड़ा रहेगा। कब तक? जब तक है जान, जब तक है जान। मैं मेंबर बना ना, तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना, तब तक ये लाइफ मेंबरशिप फीस दिखाई देते रहेगा।
अब मान लो 50 साल बाद जाके लुढ़क गए, ठीक है ना। तो जैसे ही 50 साल बाद जाके आप लुढ़क जाएंगे तो अब ये लाइफ मेंबरशिप फीस रखने का मतलब नहीं, मेंबर ही नहीं है। तो को लोग क्या करता है, तो कैपिटल फंड के साथ जाके उस साल जिस साल डेथ हो जाएगा उस साल ऐड कर देगा। यानी मेथड नंबर 1, लाइफ मेंबरशिप फीस विल अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा हूं, व्हेन द मेंबर एक्सपायर्स, मर गया को अच्छा इंग्लिश बोल रहा हूं, ठीक है, एक्सपायर हो गया बेचारा। व्हेन द मेंबर एक्सपायर्स, एंटायर लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी एडेड विद द कैपिटल फंड इन बैलेंस शीट। ये मेथड 1 है। अच्छा लगा सबको, बहुत मजा आ रहा है। मेथड नंबर 2 क्या है समझिए, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ये जो 5 लाख रुपए का लाइफ मेंबरशिप फीस मिला, ये कितने सालों के लिए मिला? जो क्लब को मिला, क्लब को, मेरा क्लब को कितने सालों के लिए मिला? जब तक मेरे जी में जान है। तो ऐसे सोच ले, पूरा जिंदगी भर का मिल गया। और जिंदगी भर का एक बार में मिल गया मतलब टाइम से पहले ही मिल गया क्लब को। तो इनके लिए सोचो लॉजिकली, टाइम से पहले इनकम को इंग्लिश में बोलते हैं प्री रिसीव इनकम, वही एडवांस इनकम। तो वो एडवांस इनकम जैसे ट्रीटमेंट करता है। मतलब तरीका क्या है, 5 लाख रुपया मिला ना। अब वर्ड सुनना, मेरा ध्यान से वर्ड्स को सुनते रहना। अमाउंट इक्विवेलेंट टू नॉर्मल सब्सक्रिप्शन शुड बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे वो बोला था सब्सक्रिप्शन साल भर का कितना रुपया है, 20,000। तो क्या होगा, मान लो पहला साल है, पहला साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में 20,000 इनकम मान लो। तो 5 लाख मिला था, उसमें इस साल का इनकम 20,000 निकल गया, तो कितना बचा, 480। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखा दो 4,80,000। मतलब ये टाइम से पहले मिल गया, मेरा लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया। फिर अगले साल क्या होगा, बाई लाइफ मेंबरशिप फीस, और कितना, 20,000 इनकम मान लो। तो 480 बचा हुआ था, 480 में से 20 निकलेगा तो कितना बचेगा, 460। तो अगले साल के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे 460 की, 460 का एडवांस मिला हुआ है। हाँ, तो चलते जाएगा। और फिर अगले साल क्या होगा, फिर अगले साल फिर से इनकम मानेंगे, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 20,000। ठीक है ना, कूदो नहीं, सुन लो भाई, आपस में कर लो तुम लोग, आपस में नहीं, नहीं हम रहने देते हैं, तुम लोग कर लो अपना। सुनो तो पहले, मैंने खत्म कर दिया है क्या? नहीं। तो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, और फिर 460 में से 20 इनकम बन गया। लॉजिकली सोचो, पहले लाइबिलिटी था, इस साल क्या बन गया, इनकम। तो बाकी 440 अभी भी लाइबिलिटी। और ये अकाउंटिंग चलता रहेगा कब तक, जब तक लाइफ मेंबरशिप अकाउंट एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, 20 साल तक अकाउंटिंग चलेगा। 5 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 करो ना, 20 नहीं 25 साल चलेगा शायद। 5 लाख डिवाइडेड बाई 20,000, हाँ जी, 25 साल तक ये अकाउंटिंग चलता रहेगा। 25 साल बाद जाके आप देखोगे लाइफ मेंबरशिप फीस का जो अकाउंट है वो बुक से गायब हो जाएगा। डाउट भैया, 25 साल तक अकाउंटिंग चला, मुझे अच्छा लगा, किंतु 25 साल के बाद आप अभी भी जिंदा हैं, आप पापी आदमी, भगवान आपको बुलाया नहीं ऊपर, तब कोई बात नहीं, मैं बुढ़ा जाऊंगा 25 साल बाद, किंतु छड़ी लेके जाऊंगा क्लब, डांस करके आऊंगा, और किसी का हिम्मत नहीं होगा मेरे को रोक सकेगा। उसका अकाउंटिंग खत्म हुआ है, मेरा सांस खत्म नहीं हुआ है। जब तक सांस चलेगा तब तक वहां नाच के आएंगे, वो मेरे को रोक नहीं सकता। लॉजिक समझना। अच्छा भैया सुनिए ना, हाँ, इमेजिन भी कर रहा है, अच्छा छड़ी लेके नाच रहे हैं, हे भगवान। अब आगे सुनो भैया, ऐसा ना हो कि अकाउंटिंग खत्म होने से पहले आप ही खत्म हो जाए। तो मान लीजिए यहीं पर ये 3 साल हुआ, आप पुण्य आत्मा निकल गए, और भगवान बोला कि जल्दी टिकट भेज दिए, जल्दी ऊपर बुला लिया। अब समझो, मेरे पास तो लाइफ मेंबरशिप फीस में 440 बचा हुआ आज, और आदमी गया, तो अब तो मेंबर ही नहीं है। तो ये अकाउंटिंग दिखाने का मतलब नहीं है। अब ये 440 जो बचा है ना, उसको कैपिटल फंड में जाके ऐड कर दें, बस काम खत्म। रिफंड नहीं होता है। कोई क्लब को पैसा मिल गया, तुमको लगता है क्लब वापस करेगा? नहीं, बोला भाई लाइफ मेंबरशिप था, लाइफ 3 साल था, 3 साल का फीस है, तो ये रख लेगा, वो घर वाला को वापस नहीं करेगा, डोंट वरी। तो ये पैसा जो है वो लोग क्या करेगा, कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देगा। मतलब सेकंड मेथड में क्या होगा, एन अमाउंट, वर्ड पे ध्यान देना, एन अमाउंट
equivalent to normal annual subscription should be transferred to income and expenditure account every year, and the balance should be shown on the liability side of balance sheet. And in case the member expires, the balance left in the life membership fees should be transferred to capital fund in the year of death. समझ में आया? तो इसीलिए मैंने बोला था इसको ऐसे लिखाना थोड़ा मुश्किल है ड्राइंग बना के, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं। स्टेप 2 इसमें लिखो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 लिखो। मेथड नंबर 1 में पॉइंट वाइज लिखता हूं। पॉइंट नंबर ए, एंटायर life membership fees will be shown on the कहाँ, liability side of balance sheet। ब्रैकेट में लिख लो till member is जीवित। जीवित मतलब alive, समझिए ना बात, जब तक जिंदा है तब तक ये चलता रहेगा। दूसरा, when the member expires, expire समझ गया ना, expire मतलब लुढ़क गया, डेथ लिख लो अगर नहीं आता इंग्लिश तो। when the member expires, comma, entire life membership fees will be transferred to, बताओ, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। आई होप ये समझ में आया, सिंपल इंग्लिश में लिखा मैंने। और फिर दूसरा तरीका, सर वो सब छोड़ो, एग्जाम में कौन सा तरीका बोलेंगे, जो वो लोग बताएगा, और पक्का बताएगा वो लोग, मतलब आपको बता देगा कि अगर आपको ये बोल रहा है कि हर साल इतना ट्रांसफर करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, समझ में आ जाएगा। किंतु कुछ नहीं बोलेगा तो हमको तो मेथड बंदी पसंद है। समझ रहे हो मेरा बात? हाँ हाँ, कुछ अगर क्लू नहीं मिल रहा है तो मेथड 1 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, दूसरा मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे, an amount equivalent to normal annual subscription shall be transferred from life membership fees account to income and expenditure account, and balance of life membership fees account will be shown on the liability side of balance sheet। This accounting will continue till the entire life membership fees account is exhausted। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका लाइफ मेंबरशिप फंड जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता। दूसरा पॉइंट है, मरेगा तो क्या होगा, इफ द मेंबर एक्सपायर्स देन द बैलेंस ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस अकाउंट in the year of death will be transferred to, बताओ कहां ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर टू कैपिटल
फंड अकाउंट, कैपिटल फंड अकाउंट। देखो सर, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? काफी सारा बात किए सर, काफी सारा चीज का चर्चा की। एक बार रीड करो सर, मैंने जो लिखा है प्लीज को रीड कर लो। मैं कोशिश करूं एकदम सिंपलेस्ट इंग्लिश में लिखवाने का। मैंने आपको दिखा भी दिया प्रेजेंटेशन और लिखा भी दिया। दिखा भी दिया, बता भी दिया। एक बार आप पढ़ लो सर, देख लो यहां तक सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लैंग्वेज प्लीज रीड करो मुन्ना। हो गया रीड? देख लो। क्लियर हो रहा है पूरा एकदम बात? दो तरह का ट्रीटमेंट है। कुछ नहीं बोलेगा तो हम तो बोलेंगे मेथड 1 ही एग्जाम में लगा देना, टाइम बच जाता है। नहीं तो पचड़ा में फंसने से दिक्कत है। और अगर स्पेसिफिकली बता ही दिया क्या करना है, तब तो कोई झंझट का बात है ही नहीं। सर चैप्टर खत्म? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो मैंने सिर्फ 9 कॉन्सेप्ट्स लिखाए हैं। अभी बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स हैं। 10वां कॉन्सेप्ट अगले क्लास में करेंगे, जिसका नाम रहेगा मेरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। वो बहुत बढ़िया से समझाना है आपको, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। उसका एप्लीकेशन बहुत कम आता है, किंतु अगर आ जाता है तो बच्चे को लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको वो लॉजिक बताऊंगा अगली क्लास में। उसके बाद और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे कंज्यूमेबल आइटम्स का लेके आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का लेके। तो अभी लगेगा सर, थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे कॉन्सेप्ट्स होते जाएंगे, वैसे वैसे उससे रिलेटेड हम लेते जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट इतना रहेगा, आज मैंने जितना पढ़ाया है अच्छे से पढ़ के आना अगली क्लास में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब खैर, स्वीट ड्रीम्स, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।